हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको रोमांस और हरीम सिस्टम बेस्ड फैंटेसी एक्शन और मैजिक एडवेंचर पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बना है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। डिस्क्लेमर, ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली के लिए बनाया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर, इवेंट्स और कहानियाँ पूरी तरह फिक्शनल हैं। रियल लाइफ पर्सन, जगह या इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मज़ा देना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अध्याय छोटी मेडिकल फेरी की गोद भरी। श्योना की आंखें बंद थीं। उसके गालों पर आंसू सूख चुके थे। शायद मैं इस जिंदगी में यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। उसकी आवाज़ में ऐसी निराशा थी कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। लेकिन सामने बैठा शख्स कोई आम इंसान नहीं था। लिन चेन ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसकी आंखों में देखा। तुम यहीं रहोगी, मेरे लिए बच्चे पैदा करोगी। जब तुम मेरे लिए 2-4 बच्चे पैदा कर दोगी तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। श्योना की आंखों में एक चमक आई, गुस्सा, शर्म और कुछ और जिसे वह खुद नहीं समझ पा रही थी। लेकिन लिन चेन को अचानक कुछ याद आया। उसका चेहरा थोड़ा मायूस हुआ। समस्या श्योना की उम्र की नहीं थी। असली समस्या थी उसका दिव्य खून। वह नस्ल जो हजारों सालों से अपनी शुद्धता बचाए हुए थी। अगर उसने जल्दबाजी की तो प्राचीन कबीले का गुस्सा। वह सोच भी नहीं सकता था, जब तक मैं डू एम्परर नहीं बन जाता या श्योना डू सेंट नहीं हो जाती तब तक यह मुमकिन नहीं। क्या आप देख सकते हैं उसकी मजबूरी? एक तरफ चाहत, दूसरी तरफ अरबों लोगों का खौफनाक कबीला। रुको, लिन चेन की आंखों में एक उम्मीद जगी। याओ चेन के पास कोई हल हो सकता है। उसने तुरंत याओ चेन को बुलाया। एक चमक हुई और याओ चेन सामने प्रकट हुआ। उसने घुटने टेक दिए। मेरे राजा, प्रणाम। उठो। लिन चेन ने हाथ हिलाया और सीधे सवाल कर दिया, क्या तुम कुछ ऐसी दवाइयां बना सकते हो जो डू एम्परर के खून की मरम्मत कर सकें, या फिर उसके खून को दूषित होने से बचा सकें? याओ चेन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मेरे राजा, डू एम्परर के खून की मरम्मत वाली दवाई मैं नहीं बना सकता। उसके लिए इंपीरियल ग्रेड या उससे ऊपर की दवाई चाहिए। मैं अपने चरम पर भी सिर्फ 8वीं ग्रेड का अल्केमिस्ट था। लिन चेन का चेहरा उतर गया। लेकिन याओ चेन ने आगे कहा, हालांकि एक प्रिस्क्रिप्शन है। मेडिसिन कबीले ने इसे बनाया था अपने लोगों के खून को बढ़ाने के लिए। बाद में पता चला कि इससे खून नहीं बढ़ता, बस सुरक्षा होती है। इसलिए इसे बंद कर दिया गया। लिन चेन की आंखें चमक उठीं। वह प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? याओ चेन ने तुरंत एक पुराना स्क्रॉल निकाला और लिन चेन को दे दिया। लिन चेन ने उसे खोला और देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। ऊपर लिखी सामग्रियां कोई 9वीं ग्रेड की, कोई 8वीं की। वह कुछ भी नहीं पहचान पाया। ये तो 9वीं ग्रेड की दवाई है। जी मेरे राजा, इसे कहते हैं ब्लड एक्यूमुलेटिंग एलिक्सिर। लिन चेन का मुंह सूख गया। 9वीं ग्रेड? उसके पास इतने दुर्लभ खजाने कहाँ? और अगर हो भी जाएं तो याओ चेन अपनी इस हालत में 9वीं ग्रेड की दवाई कैसे बना सकता था? डिंग, बाधा का सामना करना होगा। लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक आसान रास्ता भी होता है। लेकिन मेरे राजा, याओ चेन ने आगे कहा, अगर आप सिर्फ उस खून की रक्षा करना चाहते हैं जो हजारों सालों से कमजोर होता आ रहा है, तो हम एक सरल वर्जन बना सकते हैं। उसके लिए 7वीं 8वीं ग्रेड की चीज़ें ही काफ़ी होंगी। लिन चेन के चेहरे पर रौनक लौट आए। वाकई, फिर तो उम्मीद है। उसने तुरंत अपने 5 स्तर के 5 वॉरियर्स बुलाए और याओ चेन से जरूरी चीज़ों के नाम लिखवाकर उन्हें भेज दिया मॉन्स्टर माउंटेन और आसपास के साम्राज्यों में। फिर उसने याओ चेन की तरफ देखा। एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। एक और बात पूछनी है। मेरे राजा, हुक्म दें। तुम्हारी राय में क्या मैं अल्केमिस्ट बन सकता हूँ? लिन चेन की आंखों में एक लालसा थी। वह सिर्फ याओ चेन पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। अगर वह खुद दवाइयाँ बना सके तो कितना अच्छा हो। याओ चेन का चेहरा मुश्किल में पड़ गया। सीधे बोलो, लिन चेन ने कहा। मेरे राजा, अल्केमिस्ट बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक मजबूत आत्मा शक्ति, दूसरा आग और लकड़ी दोनों गुणों वाली लड़ाई ऊर्जा। आपके पास ये दोनों नहीं हैं। अगर फिर भी बनना चाहें तो चौथे स्तर से ऊपर नहीं जा सकते। लिन चेन को झटका लगा। लेकिन उसे अंदाजा था। वह जानता था कि वॉरियर्स की आत्मा शक्ति इंसानों से कमजोर होती है। यही वजह थी कि स्नैकमैन जनजाति में एक भी अल्केमिस्ट नहीं था। क्या आपने ध्यान दिया? लिन चेन के पास शक्तियां तो हैं, लेकिन वह अल्केमिस्ट नहीं बन सकता। क्या यही उसकी असली कमजोरी है? समझ गया, जाओ। लिन चेन ने हाथ हिलाया और याओ चेन को वापस भेज दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बाहों में श्योना थी। उसका नाजुक शरीर, उसकी खुशबू। लिन चेन के हाथ बेख्तियार उसकी पोशाक के अंदर चले गए। श्योना की पलकें कांप उठीं। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। सहन कर रही थी, चुपचाप।
थोड़ी देर बाद लिनचेन ने आंखें खोलीं और अपनी उंगलियां देखीं। बहुत पसीना आ गया, अब अच्छा नहीं लग रहा। श्योना ने कुछ नहीं कहा, बस अपने होंठ भींच लिए। चलो, तुम्हें नहलाता हूँ। इतना कहकर लिनचेन ने श्योना को उठाया और गुफा से बाहर निकल गया। सामने एक साफ सुथरा झरना था। उसने अपनी भयानक शक्ति का प्रेशर छोड़ा, आसपास के सभी सैनिक और जानवर भाग खड़े हुए। नहीं, नहीं, प्लीज, श्योना ने सिर हिलाया। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। लिनचेन ने उसके कपड़े फाड़े। एक झटके में श्योना बर्फ की तरह सफ़ेद उसके सामने थी। उसने उसे गोद में उठाया और झरने में छलांग लगा दी। पानी में लहरें उठीं। योजक चिन्ह। समय बीता, 1 महीना गुजर गया। सर, और दीजिए ना, प्लीज। गुफा के बिस्तर पर छोटी मेडिकल फेरी लिनचेन के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों में लालच था, एक अलग तरह की भूख। वह लिनचेन के हाथ में जलती हुई नीदरवर्ल्ड पॉइजन फायर को देख रही थी। पिछले 1 महीने से हर रोज वह लिनचेन के पास आती, उस जहरीली आग से जहर सोखती, ताकि उसका शरीर टिक सके। लेकिन लिनचेन हर बार मात्रा तय करता, उससे ज़्यादा नहीं लेने देता। बस आज के लिए इतना काफ़ी, कल देखेंगे। लिनचेन ने बेरहमी से आग वापस कर ली। छोटी मेडिकल फेरी के चेहरे पर मायूसी छा गई। फिर वह धीरे से उसके सीने से लग गई। 1 महीने में वह उसकी आदी हो गई थी, खासकर पहले 15 दिनों में जब लिनचेन हर रोज उसके पास आता था गहरी बातें करने। धीरे धीरे उसके दिल में भरोसा बैठ गया, फिर लगाव। अब वह उसे अपना पति मानने लगी थी, भले ही जुबान से न कहती हो। लेकिन लिनचेन अब भी थोड़ा नाराज था। इतनी अच्छी प्रेगनेंसी क्षमता होने के बावजूद छोटी मेडिकल फेरी अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। उसने सोचा, कहीं इविल पॉइजन बॉडी के कारण तो नहीं। लेकिन अगले ही पल डिंग डिटेक्ट हुआ। छोटी मेडिकल फेरी होस्ट के बच्चे से गर्भवती हैं। इनाम बांटे जा रहे हैं। लिनचेन के चेहरे पर खुशी फूट पड़ी। उसे पता था देरी हो सकती है, लेकिन किस्मत कभी खाली नहीं जाती। बधाई हो, होस्ट। इनाम 7वीं ग्रेड की दिव्य औषधि टाइगर सोल प्लम फ्रूट। 7वीं ग्रेड की दिव्य औषधि व्हाइट ड्रैगन फ्रूट। 8वीं ग्रेड की दिव्य औषधि टियानिक्सुआन ब्लड ड्रॉप फ्रूट। 8वीं ग्रेड की दिव्य औषधि मिलेनियम ग्रीन स्पिरिट ग्रास। आत्मा शक्ति इनाम स्पिरिट रियल सोल। इनाम बांट दिए गए हैं। कृपया इसी तरह वंश बढ़ाते रहें। अधिक संतान, अधिक आशीर्वाद। क्या आप देख सकते हैं लिनचेन की खुशी। वही दवाइयाँ जो उसे ब्लड एक्यूमुलेटिंग एलिक्सिर के लिए चाहिए थीं, बिल्कुल वही मिल गईं। और सबसे खास इनाम स्पिरिट रियल सोल, वह शक्ति जो 8वीं ग्रेड का अल्केमिस्ट बनने के लिए जरूरी थी। लिनचेन ने छोटी मेडिकल फेरी की तरफ देखा। वह अब भी उसके सीने से लगी थी। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर एक नई जान पल रही है। अब लिनचेन ने धीरे से उसके बाल सहलाते हुए सोचा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी उसे याद आया, श्योना अब भी उसके कब्जे में थी। और उसका कबीला, वह चुप क्यों था। कहीं वह भी तो कोई योजना बना रहा है। अध्याय छोटी मेडिकल फेरी की पहल। लिनचेन के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। उसे मिले इनामों ने उसकी खुशी दोगुनी कर दी थी। पहले वाले कुछ दिव्य खजाने टाइगर सोल प्लम फ्रूट, व्हाइट ड्रैगन फ्रूट, ये सब ब्लड एक्यूमुलेटिंग एलिक्सिर के लिए जरूरी थे। और जब ये दवाई बन जाएगी तो श्योना के साथ वह निषिद्ध फल चखने का सपना, वह भी पूरा हो सकेगा। लेकिन इन सब से हटकर सबसे कीमती चीज़ थी स्पिरिट रियल सोल। सिस्टम ने मुझे वही दिया है जो मुझे चाहिए, लिनचेन ने सोचा। अगर यह आत्मा शक्ति मिली है तो अगली बार शायद आग और लकड़ी के दोहरे गुण वाली लड़ाई ऊर्जा भी मिल जाए। उसकी आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की चमक। अगर वह अल्केमिस्ट बन गया तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और सिस्टम की मदद से शायद वह एक दिन 9वीं ग्रेड का अल्केमिस्ट भी बन सकता था, या फिर इंपीरियल ग्रेड का। क्या आप देख सकते हैं लिनचेन की महत्वाकांक्षा। एक वॉरियर से अल्केमिस्ट बनने का सफ़र, यह उसे कहाँ ले जाएगा। सिस्टम, इनाम लेता हूँ। लिनचेन के मन में ये संकल्प आते ही इनाम उसके सामने आ गए। सारे दिव्य खजाने पर्पल घोस्ट रिंग में जमा हो गए और फिर एक विशाल आत्मा शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी आत्मा में एक गर्माहट फैल गई, ऐसी गर्माहट जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा रही हो। लिनचेन का चेहरा सुकून से भर गया। ये है स्पिरिट रियल सोल। कितनी शक्तिशाली है। उसने अपनी आत्मा की ताकत को महसूस किया। वह तेजी से बढ़ रही थी और फिर वह स्पिरिट रियल की शुरुआती अवस्था में पहुंच गई। लिनचेन की आंखें फटी रह गईं। ये पहले से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। उसने अपनी नई शक्ति को करीब से महसूस किया। अब वह आत्मा शक्ति में अपनी कमजोरी को पूरी तरह से दूर कर चुका था। अगर अब कोई डुहुआन स्तर का इंसानी योद्धा उसके सामने आता तो वह उसे पलक झपकते ही अपना सोल स्लेव बना सकता था। बधाई हो, होस्ट। आत्मा शक्ति में 10 गुना वृद्धि। अब आप किसी भी डुहुआन को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इनामों की खुशी में भी लिनचेन का ध्यान सबसे पहले छोटी मेडिकल फेरी पर गया। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। छोटी मेडिकल फेरी का चेहरा हल्का गुलाबी हुआ।
उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने एक आरामदायक स्थिति ढूंढी और लिन चेन की बाहों में और सिकुड़ गई। फिर उसने लिन चेन की तरफ देखा, उसके चेहरे की गंभीरता ने उसे चौंका दिया। लिन चेन ने उसकी ठुड्डी उठाई और बेहद गंभीरता से कहा, तुम मेरे खून से गर्भवती हो। छोटी मेडिकल फेरी ठिठक गई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक पल के लिए यकीन न करने वाली चमक आए, फिर सदमा, फिर घबराहट, कई तरह के भाव उसके चेहरे पर गुजरे। कुछ पल बाद उसने अपनी तरफ इशारा किया और बेबाकी से पूछा, मैं? हाँ, लिन चेन ने सिर हिलाया। छोटी मेडिकल फेरी के चेहरे के भाव बदलते रहे। अंत में, जैसे किस्मत के आगे सिर झुका लिया हो, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अब जब तुम मेरे खून से गर्भवती हो, चाहे पहले तुम्हारे मन में कुछ भी रहा हो, अब तुम मेरी पत्नी हो। लिन चेन ने फिर से उसकी ठुड्डी उठाई और बड़ी ही आक्रामकता से कहा। छोटी मेडिकल फेरी ने अपने पतले होंठ काटे और झिझकते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गई, सर। सर, लिन चेन की एक भौं उठी। छोटी मेडिकल फेरी का खूबसूरत चेहरा शर्मा गया। उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बड़बड़ाई, पति, पति। लिन चेन की नज़र उसके भरे पूरे शरीर पर पड़ी। अब से तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, और अभी मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। इतना कहकर लिन चेन ने बड़ी ही माहिरी से उसकी पोशाक खोल दी। एक नज़ारा सामने आया, जैसे चांदनी रात में खिला कोई सफ़ेद कमल। सर, पति। पहली बार छोटी मेडिकल फेरी ने शर्माते हुए अपने हाथ अपने शरीर के सामने नहीं रखे, बल्कि उसने हिम्मत से लिन चेन की काली आंखों का सामना किया। और फिर उसकी बाहें लिन चेन के गले में लिपट गईं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने गहरी सांस ली। उसकी छाती उभर रही थी। उसने एक बड़ा फैसला किया था। पति, आज मुझे पहल करने दीजिए। इतना कहकर उसने अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकें कांप रही थीं, और फिर उसने खुद को लिन चेन पर स्थिर कर लिया। उसका मुलायम और नाजुक शरीर लिन चेन की बाहों में समा गया। उसने उसे दबा लिया। क्या आपने देखा? छोटी मेडिकल फेरी, जो कभी शर्म से पिघल जाती थी, आज उसने खुद पहल की। प्यार क्या करता है? डर को खत्म कर देता है। योजक चिन्ह। अगली सुबह लिन चेन ने छोटी मेडिकल फेरी को अपनी बाहों में भर रखा था। बकरी की चर्बी जैसी सफ़ेद वह मूर्ति लिन चेन की बाहों में सिमटी हुई थी। उसके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि थी। गौर से देखो तो उसके गालों पर अब भी हल्की लाली थी। पिछली रात उसने लिन चेन की पत्नी होने को कबूल कर लिया था, और पहली बार उसने खुद उसके साथ शादी की रस्म अदा की थी। एक रात का जुनून, थकावट, लेकिन साथ में भरपूर खुशी। लिन चेन ने उसके खूबसूरत चेहरे को सहलाया, उसके नाजुक शरीर पर हाथ फिराया, और फिर उसके पेट पर रंगीन रेशमी धागे पर रुक गया। वह धागा पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर हो गया था। ये नतीजा था पिछले कुछ दिनों की उसकी सख्त मेहनत का, हर दिन छोटी मेडिकल फेरी को नीदरवर्ल्ड पॉइजन फायर की सही मात्रा देने का। अब उसका डिजास्टर पॉइजन बॉडी पूरी तरह से स्थिर हो गया था। फटने का कोई खतरा नहीं था। तभी लिन चेन की शक्तिशाली आत्मा को कुछ हलचल महसूस हुई। लगता है कोई काम आ गया। उसने धीरे से छोटी मेडिकल फेरी को नीचे लिटाया, एक सफ़ेद कुर्ता पहना और गुफा से बाहर निकल आया। उसने उस दिशा में देखा जहां से हलचल आ रही थी। कई आकृतियां तेजी से आ रही थीं और गुफा से कुछ दूर आकाश में उतर गईं। सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी था। उसने सफ़ेद बागा पहन रखा था, जिस पर बादलों की कड़ाई थी। उसके पूरे शरीर में एक भयानक और उग्र लड़ाई ऊर्जा भरी हुई थी, जैसे अगले ही पल वह फट जाएगी। ये पोशाक, ये युनशान है। यूनलान सेक्ट के एल्ड युन की चिंता में आए हैं। लेकिन युनशान इतने जवान कैसे दिख रहे हैं? लिन चेन ने भौहें सिकोड़ी। अगले ही पल उसे याद आया, युनशान ने डू जोंग में ब्रेक थ्रू करके अपनी जवानी वापस पाली होगी। अभी वह 9 स्टार डू हुआंग था, इसलिए जवान नहीं हुआ होगा। उसके पीछे कई डू वांग स्तर के एल्डर थे। एमेथिस्ट विंग लान किंग, बाहर आओ और मिलो। युनशान की आवाज़ पहाड़ों में गूंज गई। 9 स्टार डू हुआंग की भयानक ऊर्जा से पहाड़ों के कई जानवर कांप उठे। मेरे राजा, एमेथिस्ट विंग लान किंग ने लिन चेन की तरफ देखा। चलो देखते हैं यहाँ क्या काम है। लिन चेन ने सिर हिलाया। एमेथिस्ट विंग लान किंग तुरंत उड़ा और युनशान के सामने जा उतरा। उसका विशाल शरीर देखकर युनशान और उसके साथी बौने लग रहे थे। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? एमेथिस्ट विंग लान किंग, मैं सिर्फ एक काम से आया हूँ। कुछ दिन पहले मेरी शिष्या युन यहाँ पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल मांगने आई थी। अब तक वह वापस नहीं लौटी। बताओ वह कहाँ है? युनशान की आंखें सिकुड़ गईं। उसके बूढ़े चेहरे पर गुस्सा छिपा था। युन उसकी गर्वित शिष्या थी, यूनलान सेक्ट की वर्तमान लीडर। अगर एमेथिस्ट विंग लान किंग ने उसे मार दिया होता तो ये सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे यूनलान सेक्ट का अपमान होता। वह एमेथिस्ट विंग लान किंग को मारकर ही दम लेता। युन, ओह, तुम बात कर रहे हो उस औरत की जो पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल मांगने आई थी। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, एमेथिस्ट विंग लान किंग ने कहा। युनशान ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल एमेथिस्ट विंग लान किंग की बात ने उसकी आंखों में आग लगा दी।
वह इस समय गुफा में है, मेरे राजा के लिए बच्चा पैदा कर रही है। क्या कहा? युनशान की पलकें फड़क उठीं। उसके बूढ़े चेहरे पर सदमा और गुस्सा एक साथ उभर आए। एमेथिस्ट विंग लायन किंग के राजा के लिए बच्चा पैदा कर रही है। इस एक वाक्य ने उसे सारी तस्वीर साफ कर दी कि उसकी शिष्या के साथ इन दिनों क्या हुआ होगा। चरमराहट। युनशान ने अपनी तलवार म्यान से खींच ली। ठंडी धार पर भयानक लड़ाई ऊर्जा चढ़ गई। पूरा वॉरियर माउंटेन रेंज ठंडा हो गया। क्या आप युनशान के गुस्से को समझ सकते हैं? उसकी लाडली शिष्या युनलान सेक्ट की लीडर किसी के हरम में। ये लड़ाई अब सिर्फ युन की नहीं बल्कि पूरे सेक्ट की इज्जत की थी। एमेथिस्ट विंग लायन किंग। युनशान की आवाज़ बर्फीली थी। या तो मेरी शिष्या को अभी मेरे सामने पेश कर दो, या आज मैं इस पूरे पहाड़ को खून से लाल कर दूंगा। एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने लिन चेन की तरफ देखा। लिन चेन धीरे से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम युनशान हो, युन के गुरु। युनशान की नज़र लिन चेन पर पड़ी। उसने इस युवक को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुम कौन हो? मैं। लिन चेन हंसा। मैं वह हूँ जिसके लिए तुम्हारी शिष्या अब बच्चा पैदा कर रही है, और जल्द ही वह मेरी पत्नी होगी। डिंग। नया मिशन, युनशान से निपटना। इनाम, उसकी वफादारी या मौत। युनशान की आंखें खून से लाल हो गईं। उसकी तलवार में ऊर्जा और तेज हो गई। बदमाश, मैं तुझे मारकर रहूंगा। लेकिन क्या युनशान जानता था कि वह किसके सामने खड़ा है? क्या उसे पता था कि लिन चेन के पास अब स्पिरिट रियल सोल है, जो उसे पलक झपकते ही किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है? अध्याय युन की निराशा का चरम। पहाड़ों के बीच का माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया। एमेथिस्ट विंग लायन किंग, तुम बेहतर समझो कि ये मजाक कर रहे हो। युनशान का चेहरा भारी और उदास था। ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे से पानी टपक पड़ेगा। अगर सच में ऐसा था जैसा एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने कहा, तो आज वह वॉरियर माउंटेन को खून से लाल करके ही दम लेगा। हाँ, क्या मुझे तुमसे मजाक करने की ज़रूरत है? सुनो, तुम्हारी शिष्या का मेरे राजा के लिए बच्चा पैदा करना उसका सौभाग्य है। तुम अपनी शिष्या का मौका बर्बाद मत करो। एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पीछे विशाल आग के पंख फड़फड़ाए और आग की एक विशाल लहर उठ गई। उसके चारों ओर बैंगनी ज्वालाएं भड़क उठीं। वह किसी भी वक्त लड़ाई पर उतारू हो सकता था। तेरे राजा को मुझसे मिलने के लिए बाहर बुला। युनशान का चेहरा सख्त था। उसके बूढ़े और सूखे हाथों ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। उसकी लड़ाई ऊर्जा मूठ पर जमा हो रही थी, जैसे अगले ही पल वह एक भयानक वार करके पूरे पहाड़ को चपटा कर देगा। मेरे राजा को जब चाहो तब देख लोगे। एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने हार नहीं मानी। तो फिर मुझे दोष मत देना। युनशान की कलाई घूमी और उसने सीधे एमेथिस्ट विंग लायन किंग पर वार कर दिया। एक तेज तलवार हवा में चली। एक आदमी और एक जानवर के बीच हवा में तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। बात यह थी कि एमेथिस्ट विंग लायन किंग शुरुआती छठे स्तर का वॉरियर था। उसकी ताकत 3 या 4 सितारा डू हुआन के बराबर थी। अपने मजबूत वॉरियर शरीर के कारण वह 6 या 7 सितारा डू हुआन तक का मुकाबला कर सकता था। लेकिन युनशान, वह 9 सितारा डू हुआन था। उसके शरीर में लड़ाई ऊर्जा इतनी उग्र थी कि उसमें डू जोंग में ब्रेक थ्रू करने के संकेत थे। इतना शक्तिशाली युनशान एमेथिस्ट विंग लायन किंग के बस की बात नहीं थी। सपने मत देखो। एक दर्जन मुकाबलों के बाद एमेथिस्ट विंग लायन किंग बुरी तरह पिछड़ गया। एमेथिस्ट विंग लायन किंग, मैं फिर कहता हूँ, अपने राजा को बाहर बुला। जिद्दी। युनशान हवा में खड़ा था और नीचे एमेथिस्ट विंग लायन किंग को देख रहा था। उसके हाथ की लंबी तलवार में भयानक लड़ाई ऊर्जा की लहरें थीं। उग्र ऊर्जा तलवार की धार पर जमा हो गई थी। अल्टीमेट विंड संडे। एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने अपना मुंह खोला और बैंगनी आग का एक विशाल स्तंभ उगल दिया जो आकाश में उड़ गया। बेकार। युनशान ने सिर हिलाया और अपनी तलवार चला दी। तलवार की एक चमक हुई। भयानक लड़ाई ऊर्जा तलवार की ऊर्जा में बदल गई। पलक झपकते ही उसने एमेथिस्ट विंग लायन किंग के आग के स्तंभ को चीर दिया और एमेथिस्ट विंग लायन किंग की बदलती आंखों के सामने आ गया। युनशान की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वह अगले ही पल एमेथिस्ट विंग लायन किंग के 2 टुकड़े होने का खूनी नज़ारा देखने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बूढ़े सेक्ट मास्टर युनशान, इतना बड़ा गुस्सा! मेरे राजा के इलाके में आकर उत्पात मचाने की हिम्मत! एक व्यंग्य भरी आवाज़ गूंजी, और फिर एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में किसी देवता की तरह हवा में तैरता हुआ अचानक एमेथिस्ट विंग लायन किंग के सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी पतली हथेली हल्के से बढ़ाई और युनशान की तेज तलवार को चुटकी में दबाकर चूर चूर कर दिया। क्या तुम वही राजा हो जिसे यह एमेथिस्ट विंग लायन किंग बुलाता है? युनशान की नज़र तेज थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसने देखा लिन चेन के पीछे कोई लड़ाई के पंख नहीं थे। वह सिर्फ खाली हवा पर खड़ा था। ये डू जोंग की निशानी थी। हाँ, यही राजा हूँ, लिन चेन ने बेपरवाही से कहा। युनशान का चेहरा काला पड़ गया।
हालांकि वह एमेथिस्ट विंगलान किंग को आसानी से हरा सकता था, लेकिन डू जोंग योद्धा के सामने उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी उसने गहरी आवाज़ में पूछा, मैं अपनी शिष्या युन युन को ढूंढने आया हूँ। कृपया उसे जाने दें। उसे जाने दून। क्यों नहीं, बूढ़े सेक्ट मास्टर खुद उसे बुलाकर देख लेते। लिन चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। युनशान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन चेन क्या खेल खेल रहा है, लेकिन उसने तुरंत अपनी लड़ाई ऊर्जा का इस्तेमाल करके पूरे पहाड़ में आवाज़ फैला दी। युन ए, बाहर आओ और अपने गुरु से मिलो। शब्दों के गिरते ही एक खूबसूरत परछाई गुफा से बाहर उड़ी। उसने हरे रंग के कपड़े पहने थे। उसका चेहरा नाजुक था। वह थी युन युन। जब युनशान ने युन युन को उड़ते हुए देखा तो उसकी बूढ़ी आंखों में खुशी की एक चमक दौड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने युन युन के थोड़े उभरे हुए पेट को देखा, उसका बूढ़ा चेहरा एकदम से कांप उठा। उसकी आंखों में गुस्सा और सदमा उभर आया। गुरु। युन युन लिन चेन के पास आ गिरी। उसने शर्म से हाथ जोड़े और युनशान की तरफ देखा। युन ए, क्या सच में तू? उसके द्वारा युनशान का दिल टूट गया। वह और कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने लिन चेन की तरफ देखा और उसके अंदर से गुस्सा फूट पड़ा। तूने युन एर के साथ ऐसा करने की हिम्मत की? मैं तुझे मार डालूंगा। हा, तू मुझे मारेगा? तू? लिन चेन ने व्यंग्य भरी हंसी हंसी, और फिर अगले ही पल उसकी भयानक शक्ति अचानक फूट पड़ी, ऐसे दबाव से जैसे कोई विशाल पहाड़ गिर रहा हो। युनशान का चेहरा बदल गया। वह मुश्किल में पड़ गया। उसके पीछे खड़े कई युनलान सेक्ट के एल्डर के चेहरे लाल हो गए। वे इस दबाव के सामने लगभग जमीन पर दब गए। गुरु। युन एर ने दिल से अपने पति के सामने समर्पण कर दिया है। गुरु, आप वापस जाए। किसी दिन भविष्य में जब मेरे पति अब वॉरियर माउंटेन में नहीं रहना चाहेंगे तो मैं उनके साथ युनलान सेक्ट घूमने आऊंगी। जब युन युन ने ये शब्द कहे तो उसकी आंखों में एक संघर्ष की चमक दौड़ गई, लेकिन वह जल्दी से छुप गई। बेशक वह युनलान सेक्ट वापस जाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने लिन चेन की अवज्ञा की तो क्या होगा। हालांकि वह डू हुआंग थी। युनशान डू हुआंग के चरम पर था। अगर वे सच में लड़ना चाहते तो उन सबको एक साथ बांधकर भी वे लिन चेन के सामने टिक नहीं सकते थे। डू जोंग की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। युनशान ने भी युन युन की आंखों में वह संघर्ष की चमक देख ली थी। वह समझ गया ये वह नहीं था जो युन युन चाहती थी। चिंता मत करो युन ए, तुम्हारा गुरु तुम्हें बचाएगा। युनशान ने बात खत्म की और तुरंत एक दवा निकाली। उस दवा के चारों ओर एक बेहद उदास आभा थी। जैसे ही वह इससे निकलेगा उसे थोड़े समय के लिए डू जोंग की ताकत मिल जाएगी। अपने लड़ाई के अनुभव और कुछ समय के लिए डू जोंग के बराबर ताकत के साथ वह निश्चित रूप से लिन चेन को हरा सकता था। लेकिन लिन चेन वैसा नहीं था जो बैठकर दुश्मन को अपनी अंतिम चाल चलने का मौका दे। युनशान की जिद देखकर उसने सिर हिलाया। मेरा तुम पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। डिंग। खतरा डिटेक्ट। युनशान डू जोंग की शक्ति प्राप्त करने वाला है। सिस्टम रिकमेंडेशन, तुरंत 9 नेदर सोल कंट्रोल तकनीक का प्रयोग करें। दब जा। लिन चेन ने जोर से चिल्लाकर अपना विशाल हाथ युनशान की तरफ बढ़ाया। भयानक लड़ाई ऊर्जा अचानक फूट पड़ी और अंतरिक्ष की शक्ति को भी प्रभावित कर दिया। युनशान का शरीर अंतरिक्ष में ही जकड़ गया, वह हिल नहीं सकता था। अगले ही पल भयानक आत्मा शक्ति अचानक फूट पड़ी। 9 नेदर सोल कंट्रोल तकनीक। स्पिरिट रियल सोल के आशीर्वाद के साथ लिन चेन ने यह तकनीक फिर से इस्तेमाल की। इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। हालांकि युनशान डू हुआन के चरम पर था और उसने कई आत्मा शक्ति बढ़ाने वाले खजाने निगले थे, फिर भी वह लिन चेन की इस चाल की ताकत का सामना नहीं कर सका। बस एक पल में युनशान की आंखों में एक ग्रे रंग दौड़ गया। उसकी आत्मा तेजी से बदल गई। उसकी आंखों में लिन चेन के प्रति वफादारी आ गई। वह लिन चेन का सोल स्लेव बन गया। मेरे राजा को प्रणाम। युनशान ने घुटने टेक दिए और लिन चेन को सलाम किया। सेक्ट मास्टर युनशान। बूढ़े सेक्ट मास्टर, आपको क्या हो गया? उसके पीछे के एल्डरों के चेहरे बदल गए। वे चीख उठे। हा, तुम उसकी चिंता मत करो क्योंकि तुम भी भाग नहीं सकते। लिन चेन ने बात खत्म की और फिर से उन पर काबू पा लिया। मेरे राजा को प्रणाम। युनलान सेक्ट के 3 डू वांग स्तर के एल्डर भी घुटने टेक गए और सलाम किया। डिंग। मिशन पूरा। युनशान और युनलान सेक्ट के एल्डर अब आपके सोल स्लेव हैं। इनाम 1000 एक्सपी। युनशान की वफादारी, युनलान सेक्ट पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इस पूरे दृश्य को देखते हुए युन युन के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। उसके नाखून लगभग उसकी हथेलियों में धंस गए। उसकी आंखों में निराशा अपने चरम पर थी। क्या आप युन युन की निराशा को समझ सकते हैं? वह सोचती थी जब तक उसका गुरु आएगा सब ठीक हो जाएगा। वह उसे इस कैद से, इस शर्म से मुक्त करा लेगा। लेकिन अब उसका गुरु, युनलान सेक्ट का सबसे शक्तिशाली योद्धा, वह भी लिन चेन के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने कई बार देखी थी, एक गुलाम की चमक।
नहीं, ये नहीं हो सकता, युन युन के मुंह से बेबसी में निकल गया। लिन चेन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही बेपरवाह मुस्कान थी। तुम्हारा गुरु अब मेरा है, तुम्हारे सेक्ट के एल्डर भी मेरे हैं, और तुम मेरे बच्चे की माँ हो। बताओ, अब कौन है जो तुम्हें बचाने आएगा? युन युन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पेट की तरफ देखा जहां एक नई जान पल रही थी। क्या आप उसकी इस दुविधा को महसूस कर सकते हैं? एक तरफ उसका गुरु जो अब गुलाम बन चुका है, दूसरी तरफ उसका बच्चा जो उसी शख्स के अंदर है जिसने ये सब किया। युन युन की निराशा का कोई अंत नहीं था। तुमने मेरे गुरु का क्या किया? उसकी आवाज़ कांप रही थी। कुछ नहीं, बस उसे थोड़ा और वफादार बना दिया। लिन चेन ने कहा, अब वह भी तुम्हारी तरह मेरी सेवा करेगा। फर्क सिर्फ इतना है, तुम मेरे बच्चे की माँ हो और वह सिर्फ एक गुलाम। युन युन के आंसू और तेज हो गए। वह जमीन पर गिर गई। उसके घुटनों में ताकत नहीं थी। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? लिन चेन उसके पास आया। उसने उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं ले सकता हूँ, और क्योंकि तुमने मेरे सामने आने की गलती की। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, इसे स्वीकार करो। डिंग, नया साइड मिशन। युन युन के मन में पनप रहे विद्रोह को दबाएं। इनाम, उसकी पूर्ण वफादारी। युन युन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में हजारों विचार दौड़ रहे थे, भागने का, लेकिन कहाँ? उसका गुरु अब उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसी के कैदी का गुलाम था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। अंदर एक बच्चा था, उसी आदमी का बच्चा जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। अगर आप युन युन की जगह होते तो क्या करते? उस आदमी से नफरत करते जिसने आपको ये सब दिया, या फिर उस बच्चे से प्यार करते जो आपके अंदर पल रहा है? उठो, लिन चेन ने उससे कहा, अंदर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसने युन युन को उठाया। उसका शरीर बेजान था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चिंगारी थी, नफरत की या शायद उम्मीद की। वह खुद नहीं जानती थी। जैसे ही वे गुफा की तरफ बढ़े, युनशान और एल्डर अब भी घुटनों के बल बैठे थे, अपने नए राजा की राह देखते हुए। क्या यह अंत है युन युन की आज़ादी का, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है एक नए विद्रोह की, एक ऐसा विद्रोह जो उसके अपने बच्चे की वजह से होगा? अध्याय युन युन की प्रार्थना। लिन चेन ने अपने सामने घुटनों के बल बैठे 4 लोगों को देखा। उसकी आंखों की नाराजगी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ डू हुआंग और डू वांग स्तर के योद्धाओं को दबाना उसके लिए बस एक पल का काम था। युनशान, मैं तुमसे पूछता हूँ, डान किंग बूही क्यों नहीं आया? लिन चेन की नज़र युनशान पर टिकी थी। तर्क से सोचे तो गूही को युन युन से कितना प्यार था। इतने दिनों तक युन युन के वापस न लौटने पर उसे खुद आना चाहिए था, लेकिन युनशान आया और गूही नहीं आया। ये बात लिन चेन को हैरान कर रही थी। अगर गूही आता तो वह उसे पकड़कर अपना सोल स्लेव बना लेता ताकि उसके लिए दवाइयाँ बनाता रहे। हालांकि गूही याओ चेन जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह 6ठी ग्रेड का अल्केमिस्ट था। वह जियामा साम्राज्य का अल्केमी किंग था, दवाइयाँ बनाने में माहिर। मेरे राजा, गूही कुछ दिन पहले टैगोर रेगिस्तान के लिए रवाना हुआ है। वहाँ स्ट्रेंज फायर की तलाश कर रहा है, इसलिए उसे यहाँ आने का समय नहीं मिला, युनशान ने जवाब दिया। ये सुनते ही लिन चेन के चेहरे पर समझ आ गई। असल में एक अल्केमिस्ट के लिए स्ट्रेंज फायर का आकर्षण जानलेवा होता है। गूही सालों से स्ट्रेंज फायर की तलाश में था, और जब युनशान खुद युन युन को ढूंढने आ रहा था तो दुर्घटना की संभावना कम थी। इसलिए उसने सबसे बड़ी वेरिएबल वाली चीज़ को चुना, स्ट्रेंज फायर। लेकिन अगर गूही टैगोर रेगिस्तान जा रहा है तो शायद वह मेडुसा की नींद में खलल डाल देगा। लिन चेन बुदबुदाया। मेडुसा अभी भी गर्भवती थी। अगर ऑपरेशन के दौरान भ्रूण हिल गया तो बुरा होगा। गूही कब टैगोर रेगिस्तान के लिए रवाना हुआ? मेरे राजा, उसे गए 2 दिन हो चुके हैं। लिन चेन ने सोचा, यूनलान सेक्ट से स्नैक जनजाति तक जाने में वॉरियर माउंटेन से ज़्यादा समय लगता, तो वह अभी स्नैक जनजाति लौटने की जल्दी में नहीं था। ठीक है, तुम सब पीछे हटो। लिन चेन ने अपनी आस्तीन हिलाई और युनशान और दूसरों को गुफा की रखवाली करने का आदेश देकर भेज दिया। फिर उसने सोचा, अगर वह मेडुसा की रक्षा के लिए स्नैक जनजाति लौटना चाहता है तो उसे छोटी मेडिकल फेरी के लिए नीदरवर्ल्ड पॉइजन फायर की पर्याप्त मात्रा छोड़नी होगी। लेकिन उससे पहले क्विंगलिन। लिन चेन क्विंगलिन की गुफा में दाखिल हुआ। उसने वादा किया था कि वह उसे स्नैकमैन जनजाति की कल्टीवेशन विधि सिखाएगा। अब उसके पास कुछ सुराग थे और वह पहले यह विधि क्विंगलिन को देना चाहता था। जैसे ही क्विंगलिन ने लिन चेन को वापस आते देखा, वह तुरंत खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर चिंता थी। सर, बाहर क्या हुआ? आप ठीक हैं? कुछ नहीं, बस कुछ छोटी मोटी बातें थीं, मैंने आराम से निपटा दिया। लिन चेन ने हाथ हिलाकर कहा कि सब ठीक है। फिर उसने स्वाभाविक रूप से क्विंगलिन का गर्म छोटा हाथ अपने हाथ में लिया और बगल के फ्यूटन की तरफ बढ़ गया। क्विंगलिन का हाथ लिन चेन ने पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वह लिन चेन के साथ फ्यूटन तक गई और क्रॉस लेग्ड होकर बैठ गई।
पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हें स्नैकमैन जनजाति की कल्टीवेशन विधि सिखाऊंगा। हाल ही में मैंने इसे लगभग तैयार कर लिया है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। लिन चेन अब दूज़ोंग था, इसलिए उसके पास खुद स्किल बनाने की क्षमता थी। हालांकि उसने जो स्किल बनाई थी वह बहुत ऊंची ग्रेड की नहीं थी, सिर्फ शुरुआती जुबान स्तर। लेकिन क्विंगलिन के लिए ये काफ़ी थी। क्विंगलिन के चेहरे पर खुशी की चमक आए। उसने उत्साह से सिर हिलाया और लिन चेन के सिखाने का इंतजार करने लगी। लिन चेन ने उसकी भौहों के बीच के हिस्से को छुआ। उसने अपने तैयार किए गए ज्ञान को उसके दिमाग में डाल दिया और उसे धीरे धीरे अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन किया। लिन चेन के खींचने के साथ क्विंगलिन का पूरा शरीर एक गीले एहसास में लिपट गया, जैसे उसके शरीर में कोई अजीब सा तरल पदार्थ स्रावित हो रहा हो। धीरे धीरे उसके शरीर पर पानी की एक परत जम गई। पानी गुण वाली लड़ाई ऊर्जा। लिन चेन ने यह देखा और कारण बताया। फिर उसने अपनी लड़ाई ऊर्जा में आग के गुण को सबसे निचले स्तर पर दबा दिया और क्विंगलिन की लड़ाई ऊर्जा को खींचना जारी रखा। कई राउंड चलाने के बाद क्विंगलिन ने धीरे धीरे इस तकनीक के संचालन के मार्ग को याद कर लिया। उसने खुद इसे चलाने की कोशिश की। हालांकि गति बेहद धीमी थी, फिर भी वह लड़ाई ऊर्जा के निशानों को महसूस कर सकती थी, जैसे वे उसके शरीर में खींच रहे हों। सर, मैंने सीख लिया। क्विंगलिन ने अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं। वह उत्साहित थी। उसकी सांप जैसी आंखों में 3 पंखुड़ियों जैसे निशान कांप रहे थे। लगता है तुम में काफ़ी समझ है और ये तकनीक तुम्हारे लिए उपयुक्त है। अब इसे एक नाम दो। चूंकि मास्टर ने इसे मुझे सिखाया है तो चलिए इसे मास्टर की कुंग-फू कहते हैं। फोह, लिन चेन क्विंगलिन की मासूमियत पर हार मान गया। मास्टर की कुंग-फू बिल्कुल भी किसी मार्शल आर्ट का नाम नहीं लग रहा था। क्विंगलिन की हरी सांप और 3 फूलों वाली आंखों को सोचते हुए उसने कहा, क्यों न हम इसे जेड स्नैक कुंग-फू कहें। जेड स्नैक कुंग-फू सच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्विंगलिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें चांद की तरह मुड़ गईं। पति, क्या समय है? युन एर को आपसे कुछ कहना है। अचानक गुफा के बाहर से युन युन की आवाज़ आई। तुम पहले अभ्यास करो, मैं बाद में तुम्हारे पास वापस आऊँगा, लिन चेन ने क्विंगलिन से कहा और फिर खड़े होकर गुफा के बाहर चला गया। उसने देखा युन युन अपने पतले होंठ काटे खड़ी थी। वह कुछ कहना चाह रही थी लेकिन रुक जाती। उसके चेहरे पर झिझक और बेचैनी साफ दिख रही थी। पति, क्या हम कमरे में जाकर बात कर सकते हैं? युन युन ने दोनों हाथों से लिन चेन का बड़ा हाथ पकड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। ठीक है, लिन चेन ने युन युन के चेहरे को देखा और शायद समझ गया कि युन युन क्या कहने वाली है। वह युन युन के पीछे हो लिया। पति, बैठिए। गुफा में घुसते ही युन युन ने लिन चेन को बिस्तर पर बैठने को कहा, लेकिन वह अब भी बहुत झिझक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो, मुझे घुमा फिरा कर बात करने वाले लोग पसंद नहीं। पति, युन एर को आपसे एक निवेदन करना है। युन युन ने और नहीं झिझका। वह अचानक खड़ी हो गई और बोलते हुए उसने अपनी पोशाक उतार दी, अपना नंगा बर्फ सा सफ़ेद शरीर दिखाते हुए। वह भरा पूरा सफ़ेद शरीर, विलो की तरह पतली कमर और युन युन का बेहद लाल चेहरा। ये पहली बार था जब युन युन इतनी सक्रिय थी। लिन चेन की पलकें फड़क उठीं। धक 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 धक, यहाँ तक कि युन युन की दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। इतनी सक्रिय युन युन सच में बहुत लुभावनी थी। क्या आप युन युन की इस मजबूरी को समझ सकते हैं? अपने गुरु और एल्डरों की जान बचाने के लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थी। उसका शरीर, उसका सम्मान, उसकी आत्मा, सब कुछ। कहो, लिन चेन ने अपने दिल में उठ रही उथल पुथल को जबरन दबाया और शांति से पूछा। क्या आप मेरे गुरु और तीनों एल्डर को जाने दे सकते हैं? युन एर जानती है कि यह निवेदन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ। अगर पति मान जाएं, तो युन एर भविष्य में अपने पति की पूरे दिल से सेवा करेगी। युन युन ने कहा और घुटने टेकने लगी, लेकिन लिन चेन ने अपनी लड़ाई ऊर्जा से उसे रोक लिया। युनशान और दूसरों को जाने दून। हाँ, मैंने पहले उन्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। वे खुद अपनी वजह से यहाँ आए, लिन चेन ने ठंडे स्वर में कहा। युन एर जानती है कि यह सब उनकी गलती है, लेकिन कृपया उन्हें एक मौका दें, पति, युन युन ने फिर कहा। लिन चेन की नज़र युन युन के सफ़ेद शरीर पर घूमी। उसने सोचा, युन युन अब उसके खून से गर्भवती थी। अगर युन युन उदास रहेगी तो उसके और उसके खून के लिए बुरा होगा। ऐसे में बेहतर होगा कि युन युन की इच्छा पूरी कर दी जाए, ताकि युन युन पूरे दिल से उसके साथ रहे। और सबसे बड़ी बात, जब तक वह युनशान को युनलान सेक्ट का प्रभारी बने रहने का आदेश दे देता है, युन युन कभी नहीं जान पाएगी कि उसने युनशान पर से अपना नियंत्रण हटाया है या नहीं। बस युन युन को संतुष्ट करने वाला कोई स्पष्टीकरण चाहिए। उन्हें जाने देना नामुमकिन नहीं है। लिन चेन ने आखिरकार नरमी दिखाए और शांति से कहा, लेकिन ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। डिंग, नया मिशन, युन युन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। इनाम, उसकी पूर्ण वफादारी और समर्पण। चिंता मत करो, पति, युन एर आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगी।
युन युन ने कहा, और फिर वह नीचे झुक गई। उसने अपने लाल होंठ हल्के से खोले। रात थी, चांदनी नर्म थी, आकाश में हवा बेचैन थी, एक काले बादल को इधर उधर बहा रही थी। चांदनी कभी छिप जाती, कभी बाहर आ जाती, बहुत तेजी से। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकाशीय कुत्ता चांद को निगल रहा हो। क्या आप समझ सकते हैं कि ये दृश्य क्या दर्शा रहा है? युन युन का समर्पण, उसकी मजबूरी और लिन चेन की चालाकी, सब कुछ इस एक रात में समा गया था। अब सवाल यह है, क्या युन युन सच में लिन चेन को माफ़ कर पाएगी, या फिर उसकी यह वफादारी सिर्फ दिखावा है, अपने गुरु को बचाने का एक नाटक। अध्याय श्योना को सबक सिखाना। बकरी की चर्बी जैसी सफ़ेद युन युन लिन चेन की बाहों में सिमटी हुई थी। उसके होठों के कोनों पर हल्की सूजन और लाली थी। पति संतुष्ट हैं? युन युन ने बेचैनी से लिन चेन की तरफ देखा। उसे डर था कि कहीं लिन चेन ने सिर न हिला दिया। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास अपने गुरु को बचाने का कोई और सहारा नहीं बचेगा। लिन चेन की उंगलियां युन युन की काली जुल्फों में से गुजरीं। उसने उसकी ठुड्डी पकड़ी और मुस्कुराया। युन एर ने पूरी ताकत लगा दी, मैं असंतुष्ट कैसे हो सकता हूँ? युन युन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो क्या पति गुरु युनशान को जाने देंगे? जल्दी मत करो। लिन चेन ने उसके डरे हुए और खूबसूरत चेहरे को देखा और शरारती अंदाज में कहा, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक मैं बच्चे से मिलने नहीं जाता। युनशान, आदेश सुनो, अधीनस्थ मौजूद है। युनशान तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। चिंता मत करो, तुम्हारा पति स्वाभाविक रूप से तुम्हारी इच्छा का पालन करेगा। लिन चेन ने अपनी हथेलियां उसके नाजुक शरीर पर फिराईं, उसका खूबसूरत चेहरा पकड़कर चूमा और फिर गुफा से बाहर चला गया। हाँ, गुफा के बाहर युनशान और 3 एल्डर अब भी घुटनों के बल बैठे थे। अपने यूनलान सेक्ट के तीनों सदस्यों को ले जाओ और यूनलान सेक्ट लौट जाओ। वहां जाकर एल्डर बने रहो। मेरे आदेश के बिना तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम मेरे सोल स्लेव हो। लिन चेन ने आदेश दिया। मेरे राजा की आज्ञा। युनशान ने तुरंत सिर हिलाया। युनलिंग और दूसरे एल्डर को लेकर रवाना हो गया, यूनलान सेक्ट की तरफ उड़ गया। जियामा साम्राज्य में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि युनशान, जो कभी इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, अब किसी और की कठपुतली बन चुका था। अब सांप जनजाति लौटने का समय है। लिन चेन ने खुद से बड़बड़ाया, लेकिन तुरंत रवाना नहीं हुआ। इसके बजाय वह बहुत देर तक ध्यान लगाए बैठा रहा, अपने आंतरिक अंगों को लड़ाई ऊर्जा से पोषित करता रहा। आखिरकार रोज मेहनत करनी पड़ती है, कमर की भी देखभाल चाहिए। क्या आप समझ सकते हैं? शक्तिशाली होने के बावजूद लिन चेन अपने शरीर का ख्याल रखता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वह हर चीज़ में संतुलन रखता है। दोपहर में वह जादुई जानवर टियानइन हुआंगक्यू, जिसे लिन चेन ने दिव्य खजाने ढूंढने भेजा था, वापस लौट आया। उठो, क्या तुम्हें सारी दवाइयाँ मिल गईं? लिन चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की शांति के अंदर एक विशाल दबाव छिपा था, जिससे टियानइन हुआंगक्यू और भी सम्मानित हो गया। मेरे राजा, कई पौधों के ठिकाने मिल गए थे, लेकिन चून की अधीनस्थ अभी परिवर्तित नहीं हुआ है, वह उन्हें लेने नहीं जा सका। ओह, कौन से हैं वे? लिन चेन के चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। हालांकि सिस्टम ने उसे कई 8वीं और 7वीं ग्रेड की दिव्य खजाने दे दिए थे, फिर भी कुछ 6ठी ग्रेड की सहायक दवाइयां थीं जो अभी तक नहीं मिली थीं। मेरे राजा, वे हैं ब्लड ड्रीम फ्रूट और गोल्डन ब्लड स्पिरिट फ्रूट। टियानइन हुआंगक्यू ने कहा। यह सुनकर लिन चेन थोड़ा खुश हुआ। ये बिल्कुल वही 2 दिव्य खजाने थे जो गायब थे। वे कहाँ हैं? मेरे राजा, वे जियामा साम्राज्य की राजधानी में मितेर ऑक्शन हाउस में हैं। आधे महीने में उनकी नीलामी होगी। अधीनस्थ ने यह बात मितेर परिवार के कुछ सदस्यों से सुनी जो पहाड़ों की खोज कर रहे थे उन्हें लूटने के बाद। मितेर परिवार का ऑक्शन हाउस। लिन चेन ने यह सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर एक भाव आया। संयोग से अब उसने वॉरियर माउंटेन और टैगोर रेगिस्तान से जितना कुछ जुटा सकता था, जुटा लिया था। अगला कदम था जियामा साम्राज्य में प्रवेश करना। वहाँ अभी भी कई खूबसूरत औरतें उसके चुनने का इंतजार कर रही थीं। याफेई, याओए, नालान यानरान, शुएमेई, लिनफेई, हर एक को प्राकृतिक सुंदरता कहा जा सकता था, लेकिन उससे पहले सांप जनजाति को पहले वॉरियर माउंटेन में ले जाना होगा। यहाँ की जलवायु टैगोर रेगिस्तान से कहीं ज्यादा सांप जनजाति के बसने के लिए उपयुक्त थी। राजा जान गया। तुम पीछे हटो। लिन चेन ने हाथ हिलाकर टियानइन हुआंगक्यू को भगा दिया और श्योना के कमरे में आ गया। श्योना उस समय ध्यान लगाए बैठी थी। जब लिन चेन आसपास नहीं होता तो वह अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश करती थी। लिन चेन महसूस कर सकता था कि श्योना की ताकत शायद इस समय डूलिंग से कम नहीं थी। ये सामान्य था। श्योना के शरीर में प्राचीन कबीले का सबसे उत्तम डू एम्परर खून था, हजारों सालों में सबसे उत्तम। ये कैसे हो सकता था कि उसकी कल्टीवेशन स्तर सिर्फ एक साधारण फाइटर हो, जो शाओयान से भी कम हो? उसने अपनी अधिकतर कल्टीवेशन छुपा रखी होगी। तस अभी अभी वयस्क हुई हो और डू लिंक के चरम पर पहुंच गई हो।
शायद 1-2 साल में डू वांग में ब्रेक थ्रू कर जाओ। डू एम्परर खून के फायदे सच में ईर्ष्याजनक हैं। लिन चेन ने जीभ चटकाए और ईर्ष्या से कहा। ये सुनते ही शोना का खूबसूरत चेहरा हल्का कांपा और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की गहराई में डर छिपा था। जितने दिनों से वह लिन चेन की गुफा में थी, लिन चेन ने उसके दिल में एक गहरा साया छोड़ दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शोना ने सतर्कता से लिन चेन की तरफ देखा। उसके होंठों के कोने अब भी थोड़े लाल और सूजे हुए थे। लिन चेन उसे बिना निषिद्ध फल तोड़े बस उसे रौंदते हुए यहाँ तक ला सकता था। इन दिनों उसे जो कुछ भी करने के लिए मजबूर किया गया था, वह सोचकर शोना को उल्टी सी आ जाती थी। कुछ नहीं, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें बताने आया था, लिन चेन ने कहा। शोना की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। अगर लिन चेन यहाँ नहीं है तो उसके भागने की संभावना ज़्यादा होगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कोई अवास्तविक विचार मत करो। शायद तुम भाग सकती हो, लेकिन तुम्हारा भाई शाओयान और अंकल यंग नहीं भाग सकते, लिन चेन ने कहा। ये सुनते ही शोना की आंखों में नफरत चमक उठी। अगर एक दिन मेरे पिता को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ, तो वह तुम्हें राख में मिला देंगे। ऐसा करेंगे कि तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। हाँ, मुझे डर है कि तब तक तुम्हारे पिता भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे, लिन चेन ने व्यंग्य भरी हंसी हंसी। असल में वह सिर्फ अलविदा कहने आया था, लेकिन शोना का रवैया इतना खराब था कि उसने सोचा इसे सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए उसने अपने बड़े हाथ से शोना को पकड़ लिया और एक मजबूत खिंचाव से उसे अपने पास खींच लिया। एक हाथ से उसने अपनी कमर की पेटी खोली और दूसरे हाथ से शोना का सिर दबाकर बेरहमी से नीचे दबा दिया। माँ, मुझे छोड़ दो, एक सरसराहट की आवाज़ हुई। योजक चिन्ह। शाम हो गई। शोना फ्यूटन पर गिर पड़ी। उसका खूबसूरत चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून टपक रहा था, जैसे उसकी आत्मा ही निकाल ली गई हो। हालांकि वह इस तरह के नारकीय अनुभव से अनगिनत बार गुजर चुकी थी, फिर भी वह इसे फिर से सहन नहीं कर पाती थी। क्या आप समझ सकते हैं शोना की पीड़ा? एक राजकुमारी, प्राचीन कबीले की गर्वित बेटी, आज उसकी यह हालत है। लेकिन क्या उसकी नफरत ही एक दिन उसे आज़ादी दिलाएगी? अपनी मालकिन का ख्याल रखना। गुफा के प्रवेश द्वार पर लिन चेन ने अपने आदमियों को निर्देश दिया और फिर प्रकाश की एक किरण बनकर वहां से उड़ गया टैगोर रेगिस्तान की गहराइयों की तरफ। जैसे ही वह टैगोर रेगिस्तान में उड़ा, गर्म तापमान ने उसे घेर लिया। लिन चेन की भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। वॉरियर माउंटेन की तुलना में, जहां का तापमान अपेक्षाकृत हर मौसम में उपयुक्त था, टैगोर रेगिस्तान सच में एक भाप के बर्तन जैसा था। इस वातावरण में आग गुण वाली लड़ाई ऊर्जा वाले कल्टीवेटर और आग गुण वाले जानवर निस्संदेह अपने घर जैसा महसूस करते थे। उन्हें अपने अभ्यास में काफ़ी लाभ मिल सकता था, जबकि सांप जनजाति, जिनका खून ठंडा था, सैकड़ों सालों से ऐसे कठोर वातावरण में जी रहे थे। यह न सिर्फ सांप जनजाति की प्रजनन दर को प्रभावित कर रहा था, बल्कि उनकी कल्टीवेशन गति को भी प्रभावित कर रहा था। अगर वे किसी अधिक उपयुक्त क्षेत्र में रहें तो जल्द ही समृद्ध हो जाएंगे। सांप जनजाति के राजा के पति के रूप में उसका कर्तव्य था कि वह सांप जनजाति को इस क्षेत्र से बाहर निकाले। डिंग। नया मिशन, सांप जनजाति को टैगोर रेगिस्तान से वॉरियर माउंटेन में स्थानांतरित करें। इनाम, सांप जनजाति की वफादारी, प्रजनन दर में वृद्धि। थोड़ी ही देर में सांप जनजाति का इलाका आ गया। लिन चेन नीचे उतरा। इस समय आधी रात थी। लिन चेन सीधे मंदिर में जाकर मेडुसा से पिछली बातें करना चाहता था और बच्चे से मिलने जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी शक्तिशाली आत्मा संवेदन ने एक डरपोक आकृति का पता लगा लिया। कौन? लिन चेन ने दूर एक अंधेरे कोने की तरफ देखा। वहां दो डरपोक आकृतियां थीं। उन्होंने अपने लड़ाई के पंख फैला रखे थे और चुपके से कुछ कर रहे थे। जैसे ही लिन चेन चिल्लाया, वे इतना डर गए कि उनके पूरे शरीर कांप गए और उनके सिर के बाल खड़े हो गए। अब देखना होगा ये दो डरपोक आकृतियां कौन हैं। क्या वे सांप जनजाति के दुश्मन हैं, या फिर बूही के आदमी जो स्ट्रेंज फायर की तलाश में यहां तक आ पहुंचे हैं? और दूसरी तरफ आधे महीने में मितेर ऑक्शन हाउस में नीलामी है। वहां याफेई, नालान यानरान, क्या लिन चेन की मुलाकात इन खूबसूरत औरतों से होगी? अध्याय गोद भरी मेडुसा की। कौन है वहां छिपकर? लिन चेन की गरजती आवाज गूंजी। उसके शब्द वज्र की तरह टकराए, उन दो आकृतियों को झिंझोड़कर रख दिया। भागो। अंधेरी रात में वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की तरफ दौड़ पड़े। पलक झपकते ही वे दर्जनों फीट की दूरी तय कर चुके थे। हाँ, भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं। लिन चेन ने उन दोनों के भागने की दिशा में देखा और हल्के से अपना बड़ा हाथ घुमाया। अगले ही पल दूर का स्थान सिकुड़कर स्थिर हो गया। भागती हुई वे दोनों आकृतियां हवा में ही जमकर रह गईं। हिल नहीं सकते। अंतरिक्ष की शक्ति। शक्तिशाली डूजोंग सच में भयानक होता है। यिनशी, ज्वाला कांटा। वे दोनों आकृतियां हवा में जमी हुई थीं। उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे, डर, घबराहट, बेचैनी। कुछ सांसों के बाद लिन चेन धीरे से उनके सामने आकर रुका। अंधेरे आकाश में चांदनी की एक किरण ने उनके चेहरे रोशन कर दिए।
लिन चेन ने उन्हें पहचान लिया। ये दोनों थे सांप जनजाति के 8 नेताओं में से 2, यिनशी और ज्वाला कांटा। तुम दोनों यहाँ चुपके से क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। यिनशी ने लिन चेन को अपने सामने देखा। उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यिनशी और ज्वाला कांटा ने जल्दी से बहाने बनाने शुरू कर दिए। राजा साहब, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। ये सब एक गलतफहमी है। कृपया हमें जाने दें। यिनशी की आंखें उदास थीं, लेकिन उनकी गहराई में एक गहरा डर छिपा था। लिन चेन ने उनकी बातें सुनी और समझ गया। उनकी एक्टिंग इतनी खराब थी कि 3 साल का बच्चा भी झांसा नहीं खा सकता था। तुम बताओगे नहीं? ठीक है, फिर मैं खुद तुम्हारी यादें देख लूंगा। लिन चेन ने ठंडी हंसी हंसी और अपना बड़ा हाथ यिनशी के सिर पर रख दिया। 9 नेदर सोल कंट्रोल तकनीक अचानक फूट पड़ी। यिनशी की आत्मा को जकड़ लिया और उसकी यादों को पढ़ने लगा। हाँ, तो ये बात है। तुम्हें यूएमई से दुश्मनी है क्योंकि वह मेरे राजा के खून से गर्भवती है। इसलिए तुम हर रात सांप जनजाति में आकर फॉर्मेशन लगाते हो मेरे राजा की अनुपस्थिति का फायदा उठाने के लिए। लिन चेन ने यिनशी और ज्वाला कांटा के इरादे समझ लिए। उसकी आंखों की ठंडक और भी गहरी हो गई। ज्वाला कांटा कांप रहा था। अभी कुछ पल पहले वह सोच रहा था कि अगर वह दांत पीसकर चुप रहेगा और कुछ नहीं करेगा तो लिन चेन के पास उसके खिलाफ कोई कारण नहीं होगा। आखिरकार उन्होंने जो फॉर्मेशन लगाया था वह बेहद स्पष्ट था, बिना किसी विशेष साधन के पकड़ में नहीं आ सकता था। किसे पता था कि लिन चेन दूसरों की आत्मा को खंगाल सकता है? नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ तुम डू हुआन को दबाने वाला फॉर्मेशन कैसे सीख सकते हो? लिन चेन ने भौहें सिकुड़ी और यिनशी की यादों को और गहराई से खोजने लगा। जल्द ही उसे यिनशी की यादों में वजह मिल गई। दूसरे एल्डर और तीसरे एल्डर सगे भाई हैं, और वे तुम्हारे हाथों मुझसे बदला लेना चाहते थे। लिन चेन के चेहरे के भाव और ठंडे हो गए। उसकी आंखों में हत्या की चमक आ गई। डिंग! साजिश का पर्दाफाश हुआ। सांप जनजाति के दूसरे एल्डर और तीसरे एल्डर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लिन चेन ने आत्मा खंगालने के बाद यिनशी होश में आया। उसे एहसास हुआ कि लिन चेन उसका सब कुछ जान चुका है। उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए। यिनशी जल्दी से दया की भीख मांगने लगा। इस पल मौत का डर उसके मन में लिन चेन के प्रति नफरत से कहीं ज़्यादा था। लेकिन अफसोस, लिन चेन अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं करता था। लिन चेन ने बस यिनशी की तरफ अपना हाथ जोर से घुमाया। अंतरिक्ष की ताकत ने उसे जोर से दबाया और दहा दिया। एक पल में यिनशी दबकर फट गया। उसके मांस और खून के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। फिर उसने ज्वाला कांटा की तरफ देखा। राजा साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भ्रमित था। मैंने एक पल के लिए यिनशी की बातों में आ गया। मैं फिर कभी नहीं। ज्वाला कांटा भी खून के एक बादल में फट गया। एक साधारण डू वांग 4 सितारा डू जोंग के सामने कुछ भी नहीं था। लिन चेन को ऐसे गद्दारों को सोल स्लेव बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा उसके पास पहले से ही कई डू वांग स्तर के जानवर थे। इन 2 सांप आदमियों की कोई कमी नहीं थी। क्या आपने ध्यान दिया? लिन चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला। वह जानता था गद्दारों को एक मौका भी नहीं देना चाहिए। दूसरे एल्डर। लिन चेन ने उस जगह की तरफ देखा जहां एल्डर रहते थे। उसकी आकृति प्रकाश की किरण बनकर तेजी से उड़ गई। मेडुसा से मिलने से पहले घर की सफाई कर लेते हैं। दूसरे एल्डर के कक्ष में वह ध्यान लगाए बैठा था। सांप जनजाति का तीसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते वह इंसानों के 7वें स्तर के डू हुआन के बराबर था। अगले ही पल दूसरे एल्डर के शयन कक्ष का द्वार लात मारकर खोल दिया गया। दूसरे एल्डर ने अचानक अपनी आंखें खोली। कौन? ये राजा है। लिन चेन ने हाथ पीठ पर बांधे रखे थे। वह धीरे धीरे दूसरे एल्डर के पास आया। राजा साहब। दूसरे एल्डर ने लिन चेन को देखा तो उसका चेहरा कांप गया। वह जल्दी से खड़ा हुआ और स्वागत करने लगा। मुझे नहीं पता था कि राजा साहब आ रहे हैं। दूर से ही स्वागत न कर सका। राजा साहब, मुझे माफ़ करें। यहाँ तक कि मेडुसा के सामने भी वह इतना विनम्र नहीं दिखता था। लेकिन लिन चेन डू जोंग था, उसका सम्मान करना ही पड़ता था। दूसरे एल्डर। रानी ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम कल्टीवेशन में डूबे रहते हो और किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते। मुझे नहीं पता था कि तुम फॉर्मेशन में भी इतने माहिर हो। लिन चेन ने व्यंग्य से कहा। दूसरे एल्डर का दिल धक से रह गया। उसे यकीन नहीं था कि लिन चेन को उसके किए के बारे में पता है या नहीं। यिनशी का मुंह बंद होना चाहिए, है न? राजा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे ही दूसरे एल्डर ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लिन चेन ने ठंडी हंसी हंसी और अचानक अपना हाथ बढ़ाकर दूसरे एल्डर के महल में ऊंचे जेड स्तंभ पर रखे चमकीले मोती को अपने हाथ में खींच लिया और फिर उसे धड़ाम से तोड़ दिया। चमकीले मोती के टूटते ही उसके चारों ओर रहस्यमय और अस्पष्ट रेखाओं का एक घेरा चमका और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। दूसरे एल्डर का चेहरा कांप गया।
उसने बड़ी आंखों से लिन चेन की तरफ देखा, उंगली उठाकर। उसने कभी सोचा नहीं था कि लिन चेन को सिर्फ यह नहीं पता था कि उसने यिनशी को चुपके से फॉर्मेशन लगाना सिखाया था, बल्कि यह भी पता था कि उसके महल में सदियों से रखा ये चमकीला मोती ही उस फॉर्मेशन की आंख थी। दूसरे एल्डर, क्या तुम जानते हो कि सांप जनजाति के भीतर रानी के खिलाफ साजिश करने का क्या अंजाम होता है? लिन चेन की आंखें ठंडी और कठोर थीं, उनमें से बर्फीली ठंडक बह रही थी। मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। दूसरे एल्डर ने लिन चेन की हत्या की मंशा भांप ली और इनकार कर दिया। मैं रानी को बताने जा रहा हूँ। उसने सोचा शायद मेडुसा उस पर दया करके उसकी जान बचा लेगी। तुरंत वह उछला और मेडुसा के महल की तरफ उड़ गया। जिद्दी लिन चेन ने उसकी उड़ने की दिशा में देखा। उसने सिर हिलाया और फिर अपने बड़े हाथ घुमाए। अंतरिक्ष ढह गया। दूसरे एल्डर की आकृति को जमकर रोक दिया। रानी, मुझे बचाओ! दूसरे एल्डर अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज़ ने मेडुसा, पहले एल्डर और चौथे एल्डर को सचेत कर दिया। बहुत देर हो गई। अर्थ फ्लेम, बूम, ज्वालामुखी फटने जैसी एक विशाल गर्जना के साथ धरती जोर से कांप उठी। दूसरे एल्डर के नीचे की जमीन अचानक ढह गई और फट गई। भयानक मैग्मा तुरंत आग के एक स्तंभ की तरह आकाश में उठा, दूसरे एल्डर को डुबो दिया। आग के स्तंभ के अंदर से दूसरे एल्डर की तीखी और चीख भरी आवाज़ आई। एक पल के बाद दूसरे एल्डर की आवाज़ पूरी तरह से गायब हो गई। उसका शरीर भी इस हमले में खाक हो गया। इसी समय मेडुसा और दो एल्डर आवाज़ सुनकर आ गए। क्या हुआ? मेडुसा ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट और हैरानी थी। तभी लिन चेन धीरे से उसके सामने आकर रुका। सर, पति! जब मेडुसा ने लिन चेन को देखा तो उसकी खूबसूरत सांप जैसी आंखों में एक पल के लिए लालसा और हैरानी चमक उठी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। तुम वापस आ गए। वह उड़कर लिन चेन के पास गई और उसकी बाहों में जा गिरी। शायर, इतने लंबे समय से हमने एक दूसरे को नहीं देखा। क्या तुमने मुझे याद किया? लिन चेन ने अपनी ठुड्डी मेडुसा के कंधे पर रखी और अपना चेहरा मेडुसा के बालों में छुपा लिया। उसकी हल्की खुशबू सूंघ रहा था। मेडुसा एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने अपने दिल की सुनते हुए सिर हिलाया। हाँ, बहुत याद किया, सच में बहुत याद किया। लेकिन मेडुसा ने ये कहने के बाद थोड़ा शर्माते हुए कहा, पति, क्या तुम पहले मुझे छोड़ सकते हो? इससे हमारे बच्चे पर दबाव पड़ेगा। ये सुनते ही लिन चेन ने जल्दी से मेडुसा को छोड़ दिया। उसने नीचे देखा, मेडुसा के उभरे हुए पेट को। उसने धीरे से अपना हाथ बैंगनी रंग के ब्रोकेड वस्त्र के अंदर बढ़ाया और मेडुसा के पेट को छुआ, उसके खूबसूरत लाल चेहरे के बीच। हमने 1 महीने से एक दूसरे को नहीं देखा और हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। डिंग, पारिवारिक पुनर्मिलन, भावनात्मक क्षण कैप्चर किया गया। मेडुसा के गाल और भी लाल हो गए। उसने अपना हाथ लिन चेन के हाथ पर रखा। दोनों ने मिलकर उसके पेट के उस हिस्से को छुआ जहां नई जान पल रही थी। पति, अंदर चलते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन दिनों क्या हुआ, और बच्चे के बारे में भी। लिन चेन ने सिर हिलाया। उसने मेडुसा को अपनी बाहों में उठाया, बहुत धीरे से, बहुत सावधानी से, जैसे कोई नाजुक कांच की मूर्ति उठा रहा हो। महल के अंदर रोशनी नर्म थी। मेडुसा ने लिन चेन को बताया कि इन दिनों जनजाति में क्या हुआ, कैसे दूसरे एल्डर ने उसके खिलाफ साजिश रची, कैसे तीसरा एल्डर भी उसमें शामिल था। पति, तुमने सही किया। गद्दारों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, मेडुसा ने कहा। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी। लिन चेन ने उसके बालों को सहलाया। तुम और बच्चा, तुम दोनों मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता। क्या आप इस दृश्य की गर्माहट महसूस कर सकते हैं? एक शक्तिशाली डूज़ोंग, जिसने अभी अभी 2 गद्दारों को मारा है, वही अब अपनी गर्भवती पत्नी के बालों को सहला रहा है। यही लिन चेन की असली ताकत है। वह जानता है कि कब गुस्सा दिखाना है और कब प्यार। पति, मेडुसा ने धीरे से कहा, मैंने बच्चे का नाम सोच लिया है। ओह, क्या नाम? अगर बेटा हुआ तो लिन यू, अगर बेटी हुई तो लिंजी। लिन चेन की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने मेडुसा के माथे को चूमा। बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन मुझे यकीन है हमारा बच्चा, चाहे जो भी हो, वह अपनी माँ की तरह खूबसूरत और अपने पिता की तरह ताकतवर होगा। मेडुसा हंस पड़ी, एक दुर्लभ हंसी जो सिर्फ लिन चेन के लिए थी। अचानक उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता आई। पति, दूसरे एल्डर का भाई, तीसरा एल्डर अभी भी जीवित है। वह भी इस साजिश में शामिल था। लिन चेन की आंखें ठंडी हुईं। वह भी नहीं बचेगा, लेकिन पहले तुम आराम करो, कल मैं उससे निपट लूंगा। मेडुसा ने सिर हिलाया और लिन चेन के सीने से लग गई। बाहर रात और गहरी हो गई थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, लेकिन सांप जनजाति के अंदर एक और साजिश पनप रही थी। तीसरा एल्डर, दूसरे एल्डर का सगा भाई, अपने भाई की मौत की खबर सुनकर आग बबूला हो रहा था। अध्याय क्वीन मेडुसा बन गई शर्माती रानी। गौर से देखें तो मेडुसा को लिन चेन का बच्चा हुए अब लगभग 7 महीने हो चुके थे। 2 महीने से कुछ ज़्यादा समय में मेडुसा बच्चे को जन्म देगी, इसलिए इस समय मेडुसा का पेट साफ तौर पर उभरा हुआ था।
लिन चेन के शब्दों को सुनकर मेडुसा के ठंडे चेहरे पर लाली और गहरी हो गई। 9 नेदर सोल कंट्रोल तकनीक के सूक्ष्म प्रभाव के तहत वह पूरी तरह से लिन चेन के प्यार में डूब चुकी थी। लेकिन वह जन्म से ही कुछ उदासीन स्वभाव की थी, अपने अंदर के प्यार को व्यक्त करने में माहिर नहीं थी। क्या आपने देखा, मेडुसा सांप जनजाति की निडर और शक्तिशाली रानी अपने पति के सामने एक साधारण सी शर्माती पत्नी बन जाती है। यही प्यार की ताकत है। राजा साहब, यहाँ अभी क्या हुआ? पहले एल्डर इस समय उन दोनों के पास आए और खासकर उनकी बातचीत को बीच में रोका। मुझे अभी दूसरे एल्डर की आवाज़ सुनाई दी थी। चौथे एल्डर ने भौहें सिकुड़ी। वह चीख सुनकर यहाँ आया था, लेकिन उसे दूसरे एल्डर नहीं दिखे। कुछ नहीं, जब मैं वापस आ रहा था मैंने गलती से यानशी और यिनशी को देख लिया, जिनके बुरे इरादे थे। उन्हें आसानी से निपटा दिया। फिर मुझे पता चला कि इसके पीछे का साजिशकर्ता दूसरा एल्डर था, इसलिए उसे भी मार दिया। लिन चेन ने शांति से कहा, जैसे वह कोई मामूली बात कर रहा हो जिसका जिक्र करने लायक भी नहीं है। क्या मार दिया? पहले एल्डर का चेहरा अचानक कांप गया। क्या दूसरे एल्डर और 2 जनजाति नेता ये सांप जनजाति की रीढ़ हैं? उन्हें ऐसे कैसे मार सकते हैं? अगर उनसे गलती भी हुई है तो उचित सजा दी जानी चाहिए। चौथे एल्डर ने कहा, उन्होंने स्नैक डेथ स्पिरिट फॉर्मेशन लगाया था। लिन चेन ने शांति से कहा। अचानक पहले एल्डर और चौथे एल्डर के चेहरे सख्त हो गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि स्नैक डेथ स्पिरिट फॉर्मेशन क्या था। ये हजारों साल पहले सांप जनजाति से चली आ रही एक निषिद्ध फॉर्मेशन थी। इसमें भयानक शक्ति थी जो चरम डू हुआन को भी दबा सकती थी। यहाँ तक कि डू जोंग के शक्तिशाली योद्धा भी इस फॉर्मेशन के जोरदार प्रभाव से प्रभावित हो सकते थे। यहाँ तक कहा जाता था कि सांप जनजाति के एक मध्य छठे स्तर के पूर्वज ने एक बार इस फॉर्मेशन के दम पर इंसानी जाति के एक शक्तिशाली डू जोंग योद्धा के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ी थी और अंततः उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि स्नैक एविल नेक्रोमेंटिक फॉर्मेशन शक्तिशाली होने के बावजूद इसमें एक बड़ी कमी थी। इसके लिए बड़ी संख्या में सांप जनजाति के लोगों के खून की बलि चाहिए थी। दूसरे शब्दों में, एक बार यह विशाल फॉर्मेशन चालू हो जाए तो इसके दायरे में आने वाले सभी सांप आदमी जो डू वांग से कमजोर थे, पलक झपकते ही फटकर मर जाते और उनका खून फॉर्मेशन के लिए पोषक तत्व बन जाता। इसलिए इस फॉर्मेशन का उपयोग बहुत पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगर दूसरे एल्डर सच में इस फॉर्मेशन का उपयोग करना चाहते थे तो उन्हें मारने में कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन ये सब आपके शब्द हैं, बिना किसी सबूत के। चौथे एल्डर को अब भी यकीन नहीं हुआ। मेरे राजा के शब्द ही सबूत हैं। लिन चेन ने चौथे एल्डर की तरफ देखा। उसकी ठंडी आंखों ने एक पल में चौथे एल्डर को ऐसा महसूस कराया जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। भयानक दबाव के तहत चौथे एल्डर ने जल्दी से समझौता करते हुए सिर झुका लिया। राजा साहब ठीक कह रहे हैं। तब जाकर लिन चेन ने अपनी नज़र हटाई। मेडुसा ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। वह बिना शर्त लिन चेन पर विश्वास करती थी। चलो वापस चलते हैं। लिन चेन ने मेडुसा का हाथ थामा और मंदिर की तरफ उड़ गया। लेकिन उसने मेडुसा की भौहों में एक उदासी देखी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सांप जनजाति ने अचानक एक देर छठे स्तर का एल्डर और 2 देर 5वें स्तर के नेता खो दिए हैं। उनकी चरम लड़ाई क्षमता अनिवार्य रूप से बहुत कम हो जाएगी। मैं क्या सोच रहा था? यही तो बात है। लिन चेन ने धीरे से मेडुसा के हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया और वादा किया, चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें और सांप जनजाति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और जब सांप जनजाति वॉरियर माउंटेन में स्थानांतरित हो जाएगी, वहाँ भी कई डू वांग और डू हुआंग स्तर के विशेषज्ञ होंगे जो सांप जनजाति की चरम लड़ाई क्षमता की भरपाई कर सकते हैं। मेडुसा की खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठीं। मेरे पति कह रहे हैं कि सांप जनजाति वॉरियर माउंटेन में स्थानांतरित हो सकती है। हाँ, लिन चेन ने गर्म मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरे पति ने सच में कर दिखाया। मेडुसा ने शायद ही कभी आश्चर्य दिखाया था। जब से उसने सिंहासन संभाला था उस पर सांप जनजाति की रक्षा करने और उन्हें टैगोर रेगिस्तान से बाहर निकालने की जिम्मेदारी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह जो करने में असफल रही वह लिन चेन से शादी करने के 1 साल से भी कम समय में हल हो जाएगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो तुम मुझे इनाम में क्या दोगी? लिन चेन ने अपना हाथ मेडुसा की कमर पर रखा, उसके खूबसूरत चेहरे के करीब गया और उसके शरीर की खुशबू सूंघी। मेडुसा का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लिन चेन ने सांप जनजाति के लिए इतना बड़ा काम किया था, बेशक उसे इनाम मिलना चाहिए। इसलिए उसने धीरे से अपनी सफ़ेद ठुड्डी उठाए, अपने जैद जैसे हाथों से लिन चेन का चेहरा थामा और लिन चेन के मुंह को धीरे से चूमा। लचीली सांप की जीभ बाहर निकली, लिन चेन के मुंह में गई और उसे बेलगाम हिलाया। लिन चेन अचानक कांप उठा। यह एहसास कितना अद्भुत था। वह मेडुसा की कमर थामे रह गया, मेडुसा की चालाक सांप की जीभ का स्वाद लेता रहा। चांदनी नीचे आए और उन दोनों पर पड़ी। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनका प्यार परवान चढ़ रहा था।
क्या आप इस पल की मिठास को महसूस कर सकते हैं? रेगिस्तान की निर्मम रानी अपने पति को इस तरह चूम रही है। ये दृश्य देखने लायक है। बहुत देर बाद लिनचेन और मेडुसा मंदिर लौट आए। पति, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं सो सकती। मेडुसा बिस्तर के बगल में बैठ गई, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। 1 महीने से ज़्यादा समय बाद मिले थे, बेशक वह लिनचेन के साथ रोमांटिक संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसका पेट बड़ा था, वह जोरदार व्यायाम नहीं कर सकती थी। मैं समझ गया, तुम आराम करो और सो जाओ। हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक तुम बच्चे को जन्म नहीं दे देती और आराम नहीं कर लेती। लेकिन उसके बाद तुम्हें अपने पति को खुश करना होगा। लिनचेन ने उसकी ठुड्डी उठाई और शरारत से कहा। मेडुसा ने लुभावने अंदाज में सिर हिलाया। तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। तुम्हारा पति शेर और यूएमई से मिलने जाएगा। लिनचेन ने मेडुसा के बैंगनी ब्रोकेड वस्त्र उतारे और उसकी बर्फ सी सफ़ेद हंसली, खुशबूदार कंधे और सफ़ेद कोमलता के 2 हिस्सों को देखा तो उसके अंदर थोड़ी हलचल हुई। लेकिन बच्चे की सेहत के लिए अब वे चीज़ें नहीं कर सकते थे। उसने मेडुसा को कंबल ओढ़ाया और यूएमई और हुआ शेर को ढूंढने चला गया। बेशक हुआ शेर और यूएमई भी बच्चे को जन्म देने से ज़्यादा दूर नहीं थीं और वे भी पति पत्नी वाले संबंध बनाने में असमर्थ थीं। लिनचेन उनके पास सिर्फ भावनाएं बढ़ाने गया था। कुछ प्रशिक्षण के बाद लिनचेन मंदिर लौट आया। वह शाही पलंग के बगल में लेट गया और हाथों में हाथ रखकर सो गया। योजक चिन्ह। अगली सुबह टैगोर रेगिस्तान के ऊपर आकृतियां गर्म हवा को चीरती हुई एक के बाद एक सांप जनजाति के इलाके में दिखाई दीं। आगे सांप जनजाति है, एक मजबूत आवाज़ वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी आवाज़ में कहा। मैंने नहीं सोचा था कि सांप जनजाति, जो कभी एक विशाल जनजाति हुआ करती थी, अब ऐसी हो जाएगी। हाँ, लाओ ही, इसे गिरावट नहीं कह सकते। वर्तमान सांप जनजाति में अभी भी ऐसे शक्तिशाली योद्धा हैं जो डू हुआंग और डू वांग का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे लिए जल्दबाजी में स्ट्रेंज फायर हथियाना बहुत जोखिम भरा है। एक और आवाज़ जो वज्रपात की तरह लग रही थी, एक युवक ने कहा। सब लोग, जब तक तुम मुझे स्ट्रेंज फायर प्राप्त करने में मदद कर सकते हो और अपने लाभों से सहमत हो, गू ही खुद ब खुद वह सब दूंगा। शायद आसपास के लोगों के संकेत को भांपते हुए नेता ने तुरंत वादा कर दिया। अच्छा है या बुरा है, चलो पहले स्ट्रेंज फायर पर कब्जा कर लेते हैं। गूही से वादा पाने के बाद वज्रपात जैसी आवाज़ वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत कुछ देर हंसी हंसी और सांप जनजाति के अंदर की तरफ उड़ गया। रीना, धीरे चलो। उसके पीछे के सब लोगों ने असहाय होकर सिर हिलाया और जल्दी से उसका पीछा किया। डिंग, नए दुश्मन डिटेक्ट हुए, गूही और उसके सहयोगी। उद्देश्य, स्ट्रेंज फायर पर कब्जा। क्या आप देख सकते हैं? लिनचेन अभी अभी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ सुखद रात बिता कर उठा है और अब उसके दरवाजे पर नया खतरा खड़ा हुआ है। गूही यून का दीवाना अब स्ट्रेंज फायर की तलाश में यहाँ तक आ पहुँचा है। अध्याय गूही ने रचा जल। सांप जनजाति के पवित्र शहर की दीवारों के बाहर कई 100 मीटर ऊपर आकाश में एक विशाल राक्षस हवा में लटका हुआ था। उस राक्षस के सामने कुछ दूरी पर कई मानव आकृतियां भी हवा में रुकी हुई थीं, उनसे एक भयानक आभा फैल रही थी। वे आकृतियां तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही थीं। कुछ देर बाद वे शहर की दीवार पर रुक गईं और दीवार पर मौजूद सांप जनजाति के लोगों को ऊपर से देखने लगीं। सांप जनजाति के नेता ने तुरंत अपने सींग फूंककर अलार्म बजा दिया। सायरन की आवाज़ पूरे पवित्र शहर में फैल गई। सभी सांप जनजाति के लोग इस समय सतर्क हो गए और शहर की दीवार की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर के अंदर, पति, बाहरी दुश्मन आए हैं। मेडुसा की पतली आंखें अचानक स्थिर हो गईं। उसने कई ऐसी आभाएं महसूस की जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह उठने ही वाली थी, अपना बैंगनी वस्त्र पहनकर बाहर जाकर स्थिति देखने, लेकिन लिनचेन ने उसके कंधे थाम लिए। तुम यहीं आराम करो, बाकी सब अपने पति पर छोड़ दो। लिनचेन के शांत शब्दों ने मेडुसा को निश्चिंत कर दिया। क्या आपने ध्यान दिया? मेडुसा, सांप जनजाति की रानी, एक शक्तिशाली योद्धा अपने पति के सामने एक साधारण सी पत्नी बन जाती है। लिनचेन में वह भरोसा है, वह ताकत है। चिंता मत करो, इस राजा का अपना तरीका है। उसने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। उसकी घुंघराली पलकें हिल रही थीं। पति, सावधान रहना, वे लोग बुरे इरादों से लग रहे हैं। लिनचेन ने मेडुसा की जैद जैसी टांगों को अधूरे मन से छुआ, नीचे झुककर उसके माथे को हल्के से चूमा। फिर अपना सफ़ेद वस्त्र पहना और मंदिर से बाहर उड़ गया। आकाश में कई आकृतियों के पीछे उनकी लड़ाई ऊर्जा के पंख फैले हुए थे। उनसे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो आम सांप जनजाति के लोगों को डरा सकती थी। क्षमा करें, सांप जनजाति के शक्तिशाली योद्धाओं, कृपया सूचित करें, यूनलान सेक्ट का गूही रानी मेडुसा से मिलना चाहता है। नेता, जिसने काले वस्त्र पहने थे, आगे की तरफ उड़ा और नीचे सांप जनजाति के आदमी को बड़ी ही औपचारिकता से निर्देश दिया। उसके उदासीन शब्दों के साथ एक भयानक दबाव तुरंत फैल गया, जिससे नीचे के सांप आदमी डर के मारे कांप गए। वह बेहद तेज था। धत्तेरे की,
हमारे सांप जनजाति को इंसानों ने रेगिस्तान की गहराइयों में धकेल दिया है, फिर भी इंसान यहाँ आकर परेशान कर रहे हैं। अब क्या करें? रानी को बताएं। जैसे ही ये सांप रक्षक झिझक रहे थे, एक सफ़ेद वस्त्रधारी आकृति मंदिर से उड़ी। एक पल पहले वह मंदिर के सामने था और अगले ही पल वह वज्र की तरह पवित्र शहर के सामने आकाश में था, इन आगंतुकों के समूह के सामने खड़ा था। उसके आते ही उन शक्तिशाली इंसानी डुहुआंग योद्धाओं से निकलने वाली भयानक आभा पलक झपकते ही गायब हो गई। राजा साहब आ गए। सांप जनजाति के रक्षक अचानक खुश हो गए। गूही और दूसरों की पलकें फड़क उठीं, क्योंकि उन सब ने सामने के सफ़ेद वस्त्रधारी आदमी को साफ देखा। उसने सफ़ेद बागा पहन रखा था। वह सुंदर और आकर्षक लग रहा था, बिल्कुल किसी जीवित देवता की तरह। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह खाली आकाश में कदम रख रहा था। यह एक शक्तिशाली डुज़ोंग योद्धा की निशानी थी। राजा साहब, रानी मेडुसा की शादी हो गई। गूही के दिमाग में यह बात कौंधी थी, लेकिन उसने इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने लिन चेन को प्रणाम किया और नर्म मुस्कान के साथ कहा, राजा साहब से मिलकर खुशी हुई। मुझे नहीं पता था कि रानी मेडुसा पहले से ही विवाहित हैं। अगली बार जब आऊँगा तो ज़रूर एक उदार उपहार लाऊंगा अपनी सच्चाई दिखाने के लिए। बकवास बंद करो, तुम रानी मेडुसा से मिलने क्यों आए हो? लिन चेन को गूही से बात करने का मन नहीं था। उसने बस अपनी आस्तीन हिलाई और अधीरता से कहा, उसके शब्द वज्र की तरह गूंजे। राजा साहब बड़े सीधे हैं। ऐसे में गू सीधे बात करता हूँ। लिन चेन के शब्दों को सुनकर गूही के चेहरे के भाव थोड़े बदले। फिर उसने फिर से मुस्कान बिखेरी और कहा, कुछ समय पहले रानी मेडुसा ने टैगोर रेगिस्तान के बाहरी इलाके से एक स्ट्रेंज फायर ले लिया था। असल में गू को उस स्ट्रेंज फायर में लंबे समय से दिलचस्पी थी, लेकिन उसे रिफाइन करने के लिए जरूरी सारे दिव्य खजाने जुटा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गू के पूरी तरह तैयार होने के बाद वह स्ट्रेंज फायर रानी ले गईं। गू के यहाँ आने का कोई और उद्देश्य नहीं है। वह सिर्फ रानी मेडुसा से पूछना चाहता है, क्या वह दर्द सहन कर सकती हैं और वह स्ट्रेंज फायर गू को वापस कर सकती हैं। चिंता मत करो राजा साहब, गू रानी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। गू इस स्ट्रेंज फायर के बदले में एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल और कई अन्य दिव्य खजाने देने को तैयार है। गूही का हर शब्द काफ़ी सज्जनतापूर्ण था, लेकिन ये सुनकर लिन चेन बस हंसना चाहता था। वापस कर दूं तुझे, तूने पहले इस स्ट्रेंज फायर को खोजा था और अब ये तेरा है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो क्या तुझे डर नहीं कि लोग हंसेंगे? डान किंग गूही की दीवार जितनी मोटी खाल पर। गूही के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने फिर से एक मुस्कान निचोड़ी और कहा, गू का शब्दों का चुनाव गलत था। मैं राजा साहब से विनती करता हूं कि रानी को संदेश दें, अगर रानी स्ट्रेंज फायर गू को देना चाहें तो गू रानी को संतुष्ट करने वाली कीमत देने को तैयार है। रानी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंज फायर मेरे पास है। मुझे बस यह नहीं पता कि तू ये ग्रीन लोड्स अर्थ कोर फायर चाहता है या यह नीदरवर्ल्ड पॉइजन फायर। लिन चेन ने एक शरारती मुस्कान के साथ अपनी हथेलियां फैला दीं। उसकी हथेलियों पर हरे और गहरे हरे रंग की दो ज्वालाएं अचानक उठ खड़ी हुईं। जैसे ही ये स्ट्रेंज फायर प्रकट हुए, पूरे आकाश का तापमान तेजी से बढ़ गया। पहले से ही गर्म जलवायु और भी तपती हुई हो गई। दो स्ट्रेंज फायर। गूही की पलकें फड़क उठीं। उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। वह लंबे समय से स्ट्रेंज फायर का लालची था, लेकिन वह 10 साल से ज़्यादा खोजता रहा और एक भी नहीं पा सका। सामने सांप जनजाति के राजा साहब के पास दो थे। ये देखकर उसे बहुत जलन हुई। राजा साहब की किस्मत सच में ईर्ष्याजनक है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राजा साहब कृपा करके किंगलियन की हॉट फायर मुझे दे सकते हैं? गूही ने किंगलियन फायर को घूर कर देखा। उसने अपना गला साफ किया और खुद को शांत करने की कोशिश की। तुझे दे दूँ? हा, डान किंग गूही सच में मजाक करना पसंद करते हैं। ये स्ट्रेंज फायर दुनिया की बेहद दुर्लभ चीज़ है। अगर कोई 7वीं ग्रेड की दवाई भी बदले में दे तो भी मुझे नुकसान होगा। लेकिन हालांकि मैं तुझे दे नहीं सकता। अगर तू इस राजा की एक शर्त मान ले तो मैं शायद इसे तुझे 2 दिन के लिए खेलने को दे सकता हूँ। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या शर्त? इस राजा का डांस स्लेव बन जा। 10 साल तक मेरे लिए दवाइयाँ बना। तुम? गूही जितना संयमी था, उसके चेहरे के भाव भी इस समय अचानक बदल गए। लगता है राजा साहब शांतिपूर्ण सौदा नहीं करना चाहते। गूही ने निराशा में सिर हिलाया। लाओ ही, मैंने बहुत पहले कहा था, सांप जनजाति आसानी से बात करने वाली जाति नहीं है। शब्द बर्बाद करने से अच्छा है सीधे कार्रवाई करो। उसके पीछे गर्म स्वभाव वाले रीना ने चिल्लाकर कहा। लेकिन सामने वाला एक शक्तिशाली डुज़ोंग योद्धा है। शायद वह हमारे बस की बात नहीं है। यानशी ने गहरी आवाज में कहा। किस बात का डर? हम बिना तैयारी के नहीं आए हैं। जैसे ही रीना ने ये कहा, उसने अपने पीछे के 2 बूढ़े आदमियों की तरफ देखा जिन्होंने सनी के वस्त्र पहने थे। उनमें डू हुआंग के चरम पर खड़े होने की आभा थी। असल में गूही ने पहले सांप जनजाति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था।
उसने सोचा था कि युन युन को लड़ाई का नेता बना लेने से काफ़ी होगा, लेकिन जब युन युन एमेथिस्ट विंगलान किंग से पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल छीनने गई और गायब हो गई, तो उसे एहसास हुआ अगर वह स्ट्रेंज फायर छीनना चाहता है तो उसे पूरी तरह तैयार होना होगा और बेहद भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए उसने पो जोंग पिल बनाने की कीमत पर 2 डुहुआन के चरम पर मौजूद शक्तिशाली योद्धाओं को आमंत्रित किया। उनमें से एक साम्राज्य के बाहर का आधा कदम डू जोंग था। इसके अलावा उसने कई दिव्य खजानों का वादा करके 4 शक्तिशाली डुहुआंग योद्धाओं को भी मदद के लिए बुलाया था। छठी ग्रेड के अल्केमिस्ट की भयानक अपील देखिए। इस समय सनी के वस्त्रों वाला एक बूढ़ा आदमी गूही के पास उड़ा और लिन चेन से बोला, तुम्हें स्ट्रेंज फायर गूही को दे देना चाहिए। इससे हम दोनों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। डिंग, खतरा डिटेक्ट हुआ। 8 डुहुआंग स्तर के योद्धा, जिनमें 2 चरम डुहुआंग और एक आधा कदम डू जोंग शामिल हैं। युद्ध की संभावना 98%। लिन चेन ने ये शब्द सुने जिनमें धमकी का संकेत था और उसके चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान आ गई। उसने सनी के वस्त्रों वाले बूढ़े आदमी और गूही को ऐसे देखा जैसे वे अनजान बच्चों का समूह हों। लगता है जियामा साम्राज्य में इतने लंबे समय से डू जोंग नहीं आया कि तुम लोग भूल गए हो कि डू जोंग कितना शक्तिशाली होता है। कोई बात नहीं, मैं आज कार्रवाई करूंगा तुम्हारी याददाश्त ताज़ा करने के लिए। क्या आप देख सकते हैं 8 डुहुआंग योद्धा, जिनमें एक आधा कदम डू जोंग भी है, लिन चेन के सामने खड़े हैं। और लिन चेन, वह बिल्कुल भी नहीं डरा। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही शांति। क्या यह उसकी ताकत है या फिर उसका अहंकार? लिन चेन ने धीरे से आगे कदम बढ़ाया। उसके चारों ओर का स्थान हल्का सा कांप उठा। आओ, उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, दिखाओ मुझे कि जियामा साम्राज्य के तथाकथित शक्तिशाली योद्धा आखिर कर क्या सकते हैं। गूही के चेहरे के भाव बदल गए। उसे अब एहसास हुआ शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। हमला करो, उसने चिल्लाकर कहा। 8 आकृतियां एक साथ लिन चेन की तरफ बढ़ीं। अब देखना होगा क्या लिन चेन अकेला इन 8 डुहुआंग योद्धाओं को हरा पाएगा। और गूही का क्या होगा? क्या वह भी युनशान की तरह लिन चेन का सोल स्लेव बनेगा? अध्याय याओ ये से विवाह एक और लाड की। लिन चेन के शब्द खत्म होते ही उसकी शक्ति अचानक फूट पड़ी, जैसे कोई सोता हुआ अजगर अपना सिर उठाता है। भयानक आभा उमड़ पड़ी। उग्र दबाव उन पर किसी विशाल पर्वत की तरह टूट पड़ा। गूही द्वारा बुलाई गई टीम कमजोर नहीं थी। 4 उच्च स्तरीय डुवांग, 4 निम्न स्तरीय डुवांग, 1 चरम डुहुआंग और 1 आधा कदम डुजोंग। इतनी टीम पूरे जियामा साम्राज्य के किसी भी संप्रदाय या ताकत को धूल चटाने के लिए काफ़ी थी। और ठीक इसलिए क्योंकि यह टीम इतनी शानदार और शक्तिशाली थी, उन्हें भ्रम हुआ कि वे एक शक्तिशाली डुजोंग का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जिस पल लिन चेन ने असली डुजोंग की आभा छोड़ी, उनके दिलों में पछतावे की एक लकीर दौड़ गई। बिल्कुल जैसा लिन चेन ने कहा था, जियामा साम्राज्य में इतने लंबे समय से डुजोंग पैदा नहीं हुआ था कि ये डुहुआंग योद्धा कुएं के मेढक बन गए थे। वे डुजोंग की भयानकता भूल चुके थे। 4 सितारा डुजोंग की शक्ति का सामना करते हुए ये भयानक और शक्तिशाली योद्धा अचानक डर से थरथरा उठे। उनके चेहरे सहम गए। लिन चेन के चारों ओर स्ट्रेंज फायर के 2 समूह बह रहे थे जैसे खिले हुए नाजुक कमल। उन खूबसूरत ज्वालाओं में दुनिया को तबाह करने की ऊर्जा थी। जिया जिंगटियान, तुम अब भी वहां खड़े हो, जल्दी से मेरे साथ मिलकर इसे रोको। भूरे वस्त्र के नीचे से बूढ़े आदमी की गरजती आवाज आई। उसने 9 स्टार डुहुआन की चरम कल्टीवेशन बिना रोक टोक के फूटने दी। एक और भूरे वस्त्रधारी बूढ़ा भी इस समय गूही के पास आकर खड़ा हो गया। उसने आधे कदम डुजोंग की भयानक कल्टीवेशन फैला दी। गूही, मैं तुम्हारे लिए इस आदमी को रोकता हूँ। क्या तुम यकीन से उसके शरीर से स्ट्रेंज फायर निकाल सकते हो? जिया जिंगटियान के गंभीर शब्द भूरे वस्त्र के नीचे से आए। 30%। संभावना कम है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। गूही की आवाज़ भारी थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे का लालच छुपा नहीं रहा। तो फिर चलो, हम सब मिलकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं। बाद में मेरी शर्तें मत भूलना। इस घटना के बाद चाहे सफलता मिले या न मिले, गूही तुम दोनों को 1 साल के अंदर पो जोंगडान जरूर देगा। गूही ने गंभीरता से वादा किया। जिद्दी, जिया जिंगटियान ने धीमी आवाज में कहा और तुरंत दूसरे आधे कदम डुजोंग और 8 डुवांग योद्धाओं के साथ लिन चेन पर हमला कर दिया। गूही ने भी इस अंतर का फायदा उठाकर स्ट्रेंज फायर पकड़ने की गुप्त तकनीक की तैयारी शुरू कर दी। इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं के हमलों का सामना करते हुए लिन चेन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने हल्का सिर हिलाया। उसकी आंखों में उदासीनता थी। असल में युनशान ने अभी अभी डुजोंग में ब्रेक थ्रू किया था और वह कई चरम डुहुआंग योद्धाओं को भगाने में कामयाब रहा था। और वह खुद 4 सितारा डुजोंग था। उसके पास हेवन स्तरीय लड़ाई तकनीक और स्ट्रेंज फायर था। एंशिएंट एम्परर सील। लिन चेन ने अपने सामने तेजी से हाथों की मुद्रा बनाई। एक प्राचीन और विशाल आभा तुरंत उसके हाथों से फूट पड़ी। भयानक लड़ाई ऊर्जा उसके हाथों में जमा हुई
और आखिरकार वह एक ऐसी मुहर में बदल गई जो समय के लंबे अंतराल को पार करती हुई लग रही थी। उसने उसे दौड़ते हुए लोगों की तरफ धकेल दिया। बूम! एंशिएंट एम्परर सील पर प्राचीन और विशाल आभा बेतहाशा बढ़ी। वह नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली गति से ऊपर उठी और आखिरकार जिया जिंगटियान और दूसरों से टकरा गई। बुरा हुआ, जिया जिंगटियान और दूसरों के चेहरे सख्त हो गए। उन सब ने एंशिएंट एम्परर सील में भयानक उतार चढ़ाव देख लिया था। उन्होंने जल्दी से अपनी सबसे शक्तिशाली लड़ाई तकनीकों का इस्तेमाल किया उसका मुकाबला करने के लिए, लेकिन लिन चेन की उग्र कल्टीवेशन के सामने उनका प्रतिरोध ऐसा था जैसे कोई टिड्डा रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। छी छी! जैसे ही जिया जिंगटियान और दूसरे एंशिएंट एम्परर सील की चपेट में आए, उनके मुंह से खून के फव्वारे निकले और वे बिना डोर वाली पतंगों की तरह दूर जा गिरे। गूही का चेहरा सदमे से बदल गया। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक ही बार डू जोंग और डू हुआन के बीच का अंतर भयानक था, उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा। जिया जिंगटियान और दूसरों को पीछे धकेलने के बाद लिन चेन का रुकने का कोई इरादा तो नहीं था। भाइयों, क्या गिरते हुए क्रूसेडर आदमी पर बच हमला करना पाएगी ही सही युद्ध या नीति फिर होती है। होगा उसका अर्थ वही फ्लेम, अंत बूम! जो कि एक क्वीन पल मेडुसा में का हुआ नीचे की था। गर्म रेतीली देखने जमीन के अचानक बने बह रहिए गई। हमारे साथ। जो पिघला थैंक यू हुआ फॉर लावा सदियों से वॉचिंग। जमीन की गहराइयों में छिपा था, वह अचानक फट पड़ा। उसने उन आकृतियों को डुबो दिया, निगल गया। क्या? एक चीख निकल गई। जब लावा वापस गया, उनके कपड़े जलकर राख हो चुके थे। उनके शरीर कोयले की तरह काले पड़ गए थे, बेहद दयनीय हालत। लिन चेन ने फिर से थाउजेंड थंडर का इस्तेमाल किया। वह भूत की तरह तेजी से सबके सामने चमका और उन पर एक जोरदार प्रहार किया। बिजली की एक चमक में नतीजा तय हो गया। 4 डू वांग योद्धा जो जियामा साम्राज्य में शीर्ष आकृतियों में गिने जाते थे, अर्थ फ्लेम की गर्मी में कोयले में बदल गए। 4 निम्न स्तरीय डू वांग मरने की कगार पर थे। अगर लिन चेन ने थोड़ी भी रहम न किया होता तो वे भी उन डू वांग की तरह मर चुके होते। जहां तक जिया जिंगटियान और दूसरे आधे कदम डू जोंग की बात थी, वे भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनकी आत्मा कमजोर पड़ गई थी। डिंग! युद्ध समाप्त, शत्रु परास्त। ये कैसे हो सकता है? गूही ने ये दृश्य देखा। उसका गला सूख गया, उसका दिल उथल पुथल से भर गया। सबके हमला करने से लेकर अब तक बस 10 सांसों का समय गुजरा था। इतने कम समय में ये शानदार टीम, जो पूरे जियामा साम्राज्य की सारी ताकतों के बराबर थी, लिन चेन के हाथों हार चुकी थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा झटका इस बात से नहीं लगा। अगले ही पल जो हुआ, उसने उसकी समझ से बाहर कर दिया। लिन चेन बचे हुए हर डू हुआन के पास गया। उसने अपने बड़े हाथों से उनके माथे दबाए। उसके हाथों में एक अजीब सी दूधिया सफ़ेद आभा उलझ गई और उन शक्तिशाली डू हुआंग योद्धाओं के दिमाग में घुस गई। जब तक उसने अपना हाथ छोड़ा, वे सभी डू हुआंग योद्धा उसके सेवक बन चुके थे। मेरे राजा को प्रणाम, मेरे राजा को प्रणाम। अंत में सभी 6 डू हुआंग लिन चेन द्वारा सोल स्लेव में बदल दिए गए। आखिर में केवल तू बचा है। लिन चेन मुड़ा और उसकी नज़र गूही पर पड़ी। एक पल में गूही के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसने अपने लड़ाई के पंख फड़फड़ाए और बुरी तरह पीछे हटा। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक मैं चाहता हूं कि तू मेरा राजा का डांस स्लेव बने। लिन चेन ने एक धूप जैसी मुस्कान दिखाई, लेकिन गूही की नज़र में इस समय यह मुस्कान शैतान से भी ज्यादा भयानक थी। भागो! बिना किसी हिचकिचाहट के गूही ने मुड़कर भागना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, उसकी मामूली डू हुआंग ताकत लिन चेन की पकड़ से भाग नहीं सकती थी। पलक झपकते ही लिन चेन की आकृति हवा में बिजली जैसे कई झटकेदार निशान छोड़ती हुई गूही के सामने रुक गई। उसने अपना बड़ा हाथ दबाया, गूही की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अगले ही पल भयानक आत्मा शक्ति उसके दिमाग में घुस गई। उसे सोल स्लेव में बदल दिया। मेरे राजा को प्रणाम। गूही ने भी सम्मान से घुटने टेक दिए। उठो! लिन चेन के चेहरे पर संतुष्टि थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गूही यहाँ आया और उसे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली योद्धा भेज दिए। 6 डू हुआंग, सांप जनजाति और वॉरियर माउंटेन में उसके अपने लोगों को मिलाकर अब अकेले 12 शक्तिशाली डू हुआंग योद्धा हो गए थे। और डू वांग स्तर के योद्धाओं की संख्या तो 20 तक पहुंच गई थी। इतनी शानदार टीम शायद ब्लैक कॉर्नर रीजन से भी थोड़ी ज्यादा ताकतवर थी। डिंग! नई उपलब्धि, सेना का विस्तार। अब आपके पास 12 डू हुआंग और 20 डू वांग योद्धा हैं। बधाई हो! बिना जाने समझे मेरे पास भी डुक्यूई महाद्वीप के उत्तर पश्चिम कोने में धमाल मचाने की नींव आ गई है। लिन चेन बुदबुदाया, फिर उसकी नज़र जिया जिंगटियान पर पड़ी। अतिरिक्त सजा के दिन, अधीनस्थ यहाँ है। जिया जिंगटियान तुरंत वापस आकर लिन चेन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे याद है कि तुम्हारी एक बहुत खूबसूरत पोती है, जिसका नाम याओ ये है ना? जी हाँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अब जाकर शादी की तैयारी करो। जब मैं कुछ समय बाद जियामा साम्राज्य जाऊंगा तो याओ ये से शादी करूंगा। जी। जिया जिंगटियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश स्वीकार कर लिया और जियामा साम्राज्य की तरफ उड़ गया।
लिन चेन ने जिया जिंगटियान की जाती हुई आकृति को देखा और उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसकी याद में जियामा साम्राज्य के शाही परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी याओ ये बहुत ही भरी पूरी लड़की थी। क्या आप देख सकते हैं लिन चेन की योजना? उसने सिर्फ गूही को नहीं हराया बल्कि उसकी पूरी टीम को अपनी सेना में शामिल कर लिया। और अब उसकी नज़र जियामा साम्राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी पर है। लेकिन क्या याओ ये इतनी आसानी से लिन चेन की पत्नी बनने को तैयार हो जाएगी? और जब वह जियामा साम्राज्य जाएगा तो वहाँ उसका क्या इंतज़ार है? अगले एपिसोड में जियामा साम्राज्य का प्रवेश, लिन चेन की मुलाकात याओ ये, याफेई और नालान यानरान से, और गूही की असली पहचान, क्या वह सिर्फ एक डांस स्लेव बनकर रह जाएगा? तब तक के लिए बताइए, अगर आप लिन चेन की जगह होते तो याओ ये को कैसे मनाते? शाही अंदाज में या फिर अपने दम पर?